आई एम रियली सॉरी, आप लोगों की क्लास थोड़ी सी आज लेट हुई है। सुबह इसलिए नहीं हुई बिकॉज पूरी रीस्केड्यूलिंग करनी थी, ताकि जो सेशंस हैं वो एक के बाद एक सेशन आसानी से हमारे ऑर्डर में रहें। आई डिड नॉट वांट कि जम्बल अप हो, फिर बाद में ना थोड़ा सेशंस के जो नाम चेंज करने होते हैं उसमें दिक्कत आती है। ये लोग फिर नाम चेंज वेंज नहीं करते हैं, इस वजह से आई थॉट कि पहले वो सब सॉर्ट आउट हो जाए तब हम क्लास लें, अदरवाइज अभी तक हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी होती। बट ठीक है, अभी शुरू करेंगे आज। आज हम रॉसो ख़त्म करेंगे, जैसे ही रॉसो ख़त्म होगा आई एंड दिस क्लास। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। मुझे लगा था मैं क्लास ले लूँगी बट आई एम हैविंग फीवर। लास्ट क्लास भी मैंने थोड़ा जल्दी ख़त्म की है। आई डोंट वांट टू रीस्केड्यूल इट अगेन। तो क्लास शुरू करेंगे आज, ठीक है। इन द मेन टाइम, अब क्योंकि आई हैव बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ ब्रेक, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी, जितने भी हिंदी मीडियम नोट्स वगैरह थे अभी तक, बीच में काफ़ी, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, आई डिड नॉट गेट टाइम। उसके बाद ब्रेक वॉज नीडेड विच आई थॉट कि ब्रेक होगी तो शायद तबीयत में सुधार आ जाएगा, विच आई थिंक इज़ नॉट हैपनिंग। लेकिन अब ज़्यादा काम आप लोगों के नोट्स पे ही होगा, बिकॉज आई थिंक आई एम हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें हम इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं फॉर हिंदी मीडियम, ठीक है। तो रॉसू से शुरू करेंगे एंड हिंदी मीडियम के लिए देखो, मेरी कोशिश यही है आप लोगों के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीडीएफ अपनी तरफ से दे दूँ, rather than underlining each and everything. I think it is better to you know make PDF। थोड़ा दिक्कत आ रही है पीडीएफ बनाने में, although I'm trying my best। तो हो सकता है कि पीडीएफ अगर बनने लग जाएगी, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस। इंग्लिश में पीडीएफ बनानी होती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है मुझे पीडीएफ बनाने में। लेकिन अगर वो मतलब विद द टाइम थोड़ी सॉल्व हो जाती है तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आएगी, एटलीस्ट इन दैट टर्म्स, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि पीडीएफ आपकी भी इंग्लिश वालों की तरह ही हो, एकदम हर चीज़ छपी छपाई हो। ऐसा ना हो कि आप लोगों को अलग से लिखना पड़े, फिर ऐसे आपके अपने जो नोट्स रहेंगे वो हमेशा ही अलग रहेंगे, ठीक है। इट इज़ योर फर्स्ट क्लास, शुड आई वॉच दिस सेशन और वॉच प्रीवियस? देखो, वैसे तो आदित्य इट इज़ बेटर टू वॉच द प्रीवियस वन, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में आएगा। आज का जो हमारी क्लास होगी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि पुराना अगर आपने कवर किया होगा तो थोड़ा पता होगा कि क्यों ऐसी बातें हो रही हैं, क्या किस कॉन्टेक्स्ट में ऐसी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप पुराना वाला कर पाए, तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, यस। तो इसीलिए आदित्य, आई रेकमेंड यू टू प्लीज़ वॉच माई प्रीवियस सेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस आप पहले देखिए। अर्श, आपके लिए भी सेम है, सभी प्रीवियस देखेंगे, 10, 11, 12 क्लासेस जितनी अवेलेबल हैं। वैसे आप लोगों के पास में बहुत टाइम था, लास्ट क्लास मैंने 23 को दी थी, उसके बाद आज क्लास हो रही है। 2 हफ्ते में आप कवर कर सकते थे, आपने देख लिया है तो इट्स गुड। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कवर कर सकते थे, आप प्लीज कवर कर लीजिए, ठीक है। तो रॉसू से स्टार्ट करेंगे। रॉसू में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता। रॉसू की एक ही थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जनरल विल, बस वही समझना है, थोड़े आइडियाज समझने हैं हमें रॉसू के, कि रॉसू क्या बोलते हैं। एंड फिर हम डिस्कस करेंगे आगे। अगला हमारा टॉपिक जॉन स्टुअर्ट मिल है, वो कल कवर करेंगे। हो सकता है कि आज मैं ये क्लास 45 मिनट्स में या 1 घंटे में कवर कर लूँ, तो कोई बात नहीं, आगे हम ज़्यादा रखेंगे क्लासेस का टाइम। आज इसलिए भी बिकॉज आई एम फीलिंग कि अभी भी मतलब आई हैव टेकन रेस्ट 5-10 मिनट का, तो आई एम एबल टू स्पीक, अदरवाइज बहुत जोर का चक्कर आ रहा था। दिस इज द थिंग विद माई हेल्थ, आई डोंट नो कब ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। एनीवेज, तो रॉसू से शुरू करते हैं। हाँ, क्लास आपकी सारी कवर हो जाएंगी रजत, सभी क्लासेस आपकी कवर होंगी, एक एक टॉपिक सभी कवर होगा। इनफैक्ट हम पॉलिटी पे भी अच्छे से काम करेंगे, स्क्रैच से काम करेंगे, शुरू से काम करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे और कवर करेंगे। तो बहुत सारे लोगों को पहले देखो, पहले जिस तरीके से पढ़ाया जाता था, आई यूज टू टीच मोस्टली पेपर 1 सेक्शन ए, पेपर 2 सेक्शन ए एंड पेपर 2 सेक्शन बी। पेपर 1 सेक्शन बी जो होता था उसमें पॉलिटी आपको फॉलो करने के लिए बेसिक बोली जाती थी, और उसके ऊपर कुछ एडिशनल करना होता था तो उसके नोट्स हो जाते थे या थोड़े बहुत लेक्चर्स हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या रहेगा,
यहाँ पे डिटेल रहेगा सब कुछ, ठीक है। हाउ टू गेट योर नोट्स एक्सेप्ट द अपलोड्स। अपलोड्स मतलब मानव। नोट्स कौन से नोट्स? नोट्स तो मैं आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। दो टाइप के नोट्स रहते हैं इसमें, एक तो ये पीपीटी फॉर्मेट में रहते हैं और एक जो नॉर्मल नोट्स रहते हैं, हैंड रिटन नोट्स। आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए? हाय संदीप, यू वांट द हैंड रिटन नोट्स? हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों के पास में एक पीडीएफ मैं देती हूँ, जैसे बुक में होती है ना पीडीएफ, ऐसे इस टाइप की पीडीएफ आपके पास में रहती है वर्ड फॉर्मेट की, वहाँ से आप पढ़ते हो ये सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा वो वाली, हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू, सिक्स बैच वाली। अच्छा मैंने सौम्य की पीडीएफ आपसे शेयर तो की थी, आप लोगों ने शायद सौम्या के सूरज में दे चुकी हूँ। सौम्या दिस स्टूडेंट, उन्होंने मुझे सब भेजा था तो मैं उनके दे चुकी हूँ ऑलरेडी। सौम्या ने नहीं दिया है तो सौम्या का जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, आई आस्क वन मोर स्टूडेंट, ठीक है। बैच 6 में आप सभी हो, आप लोगों को लिंक भी दिया था बैच 6 का मैंने, आप वहां से किसी से मांग सकते हो, ठीक है। आई प्रेफर जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो हैंड राइटिंग में सिमरन से मांग सकते हैं आप, सिमरन या अविरल, विनय, अविरल से मांग सकते हो, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, मतलब समझ में आ जाएगी जिसकी आपको। सौम्य की नहीं समझ में आ रही है तो आप वैसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। शिफा आपके पास में नहीं है, दैट लिंक इज नॉट वर्किंग, ओके, इंग्लिश ग्रुप लिंक इज नॉट वर्किंग, ओके, आई गिव यू दैट आल्सो, वेट अ मिनट, आई गिव यू दैट लिंक। पहले आप सभी के डाउट्स भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे, वेट। बैच नंबर 6, so this is batch 6 link, English group link, जो आप फॉलो कर सकते हैं। You have asked a lot of people, they are not providing, okay, ठीक है, then I'll ask them, कोई इशू नहीं है। I'll ask them, no issues. Actually, Shifa, I was not active. I was not active in those days. आज ही, in fact, I've started working again. I have taken a break because of my health issues, and I think I cannot even continue this class. But because बहुत ज़्यादा ऐसे time delay हो जाता है तो वो भी नहीं कर सकते हैं, तो I have to take this class, ठीक है। तो हम रॉसो कवर करेंगे, वैसे भी छोटा टॉपिक है, तो I'll push myself for this class. But the way of contacting me is already I've given you. आगे से अभी आपका कोई भी डाउट आता है प्लीज लेट मी नो, बिकॉज आई एम एक्टिव, तो शाम तक या कल तक आई बी एबल टू रिप्लाई यू, ठीक है। जैसे ही आई बी फीलिंग वेल आई डू इट, ठीक है। एनी अदर डाउट? इट्स अ प्राइवेट ग्रुप, हाँ इट्स अ प्राइवेट ग्रुप, इसीलिए आई हैव गिवन यू। एनीथिंग एल्स? फ्लो चार्ट डिक्टेट वाला भी हो गया है, ओके। अगर हमारे पास नोट्स ही नहीं होंगे तो रिवीजन कैसे करेंगे? यस उमंग, नोट्स हिंदी मीडियम वाले ना नोट्स, हाँ देखो, हिंदी मीडियम के नोट्स के लिए आई एम वर्किंग ऑन दोस पीडीएफ, लेकिन अगर मैंने देखो आपको पढ़ाया है क्लास में कोई भी चीज़, कोई टॉपिक पढ़ाया है, तो उसको जब आप पढ़ोगे हिंदी मीडियम की बुक से, बुक आपको पता है कौन सी फॉलो करनी है, तो आपको वहां से पता चलेगा कि ये चीज़ फॉलो करने वाली थी और ये चीज़ फॉलो करने वाली नहीं थी। अब मैं क्या कर रही हूँ हिंदी मीडियम के लिए, व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं आपको जब आपने मुझे पीडीएफ दी तो मैंने वही पीडीएफ रीड की एंड आई हैव रियलाइज्ड कि ये पॉइंट मैंने बताया था आपको, ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था,
तो जो पॉइंट मैंने नहीं बताया था उस पॉइंट को पूरा स्किप कर दो, देयर इज नो नीड टू रीड इट, दिस इज हाउ यू शुड बी कवरिंग योर नोट्स। तो रही बात इसकी कि रिवीजन कहाँ से करनी है आप लोगों को, तो आपके पास में रिवीजन का एक ऑप्शन फिर भी था, आप वीडियो से तो रिवाइज कर सकते थे। अगर आप वहां से रिवाइज नहीं कर सकते, आपके पास में पीडीएफ नहीं थी, आप लोग अपनी वीडियोस तो रिवाइज कर सकते थे ना पिछले 10 दिनों में। एक दो बारी आप उसको स्पीड अप करके 1.5x या 1.75x की स्पीड में डाल करके रिवाइज किया जा सकता है, ये ऑप्शन था आपके पास में। पर हिंदी मीडियम कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, ओपी गौबा फॉलो करनी है, लेकिन सेलेक्टिवली पढ़नी है। और सेलेक्टिवली पढ़ने के लिए जो वीडियोस में बताया जा रहा है वही चीज वहां पर लिखी होगी आपकी हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैंने अभी तक अंडरलाइन जितना आपको किया था वो फिलहाल कर दिया है। एक्चुअली मेरी साइड से इशू यही था कि मैं चाहती थी कि मैं अंडरलाइन ना करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ। पीडीएफ मैंने बनाने की कोशिश की, शुरू की, बनी, आखिरी की जो बातें थी जो मैं लिखने चाह रही थी उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि व्हेन आई डिक्टेट समथिंग इन हिंदी तो वो चीज़ हिंदी में पकड़ लेता है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पे जब स्विच करना होता है वहां दिक्कत होती है मुझे। तो बिकॉज मैं हैबिचुअल नहीं हूँ हिंदी मीडियम में किस तरीके से थ्रू स्पीच मैं कैसे नोट्स बनाऊँ, उसके हैबिचुअल नहीं हूँ, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाएगा फिर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। बाकी सबके लिए फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दे डू नॉट हैव टू परचेज एनी बुक, क्योंकि उन लोगों के लिए पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है आप लोगों की। ये हिंदी मीडियम की बिल्कुल एकदम हिंदी, शुद्ध हिंदी में बात हो रही है, तो उन लोगों के लिए अगर उनको फॉलो करना है तो ओपी कॉबा आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी इस टाइप की पीडीएफ बनाने की, तो थोड़ा मुझको टाइम देना पड़ेगा। पिछले दिनों से मैंने टच नहीं किया बिकॉज ऑफ माई वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। उसके बाद आई वॉज नॉट इवन एट होम, आई वॉज आउटसाइड, तो मैंने 5 दिन क्लासेस नहीं ली बिल्कुल भी आपकी। अब बिकॉज आई हैव कम बैक तो अभी आई विल बी वर्किंग ऑन दिस। ठीक है। और होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की हिंदी मीडियम के सारे काम हो चुके हैं। जो नोट्स इंग्लिश वालों के लिए है वो सफिशिएंट है, देयर इज नो नीड आप क्लास में ध्यान दीजिए, नोट्स पे ध्यान दीजिए, दैट्स इट। हिंदी मीडियम के लिए फिलहाल के लिए आप अपनी क्लासेस पे ध्यान दीजिए, हिंदी मीडियम के नोट्स पे हम काम करेंगे। मेरी अर्जेंसी यही है कि मैं लिखना नहीं चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पीडीएफ एज इट इज मिल जाए अवेलेबल। तो पीडीएफ बनाने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम ये है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखना होता तो मैं लिख देती, लेकिन लिखने में बहुत मेहनत लगती है। और स्पीच में क्या होता है, आप सिर्फ बोलो डायरेक्टली, अपने आप वो टैब और जो कंप्यूटर होता है वो अपने आप ही पकड़ लेता है वर्ड को, और मतलब यू जस्ट हैव टू स्पीक और वो लिख लेगा, दैट्स द थिंग अबाउट इट। तो वो ज़्यादा फिर आपके पास में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और एक बार में मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। जैसे अभी आई एम अंडरलाइनिंग, तो जब मैं अंडरलाइन कर रही हूँ मैं डायरेक्टली वहां पर अगर लिख पाऊंगी तो आपको अंडरलाइनिंग की जरूरत ही नहीं है। फिर आप अलग से लिखोगे, अलग से उसको पता नहीं कितना लिखो कितना ना लिखो, ये भी प्रॉब्लम रहती है आप लोगों के साथ। गिव मी सम टाइम, हैव सम पेशेंस, आपको क्लास में समझ आ रहा है, बस ये मैटर करता है अभी फिलहाल के लिए। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए आप लोगों के लिए सेपरेट सेशन रहेगा। योर subscription is till October. If it is till October, Shifa, then you please go for the English medium, because by September English medium course will be done. Okay, how do we do the answer writing? You could have joined earlier. अगर आपको आंसर राइटिंग की भी प्रॉब्लम है शिवा तो आपको जल्दी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे होती है। आज आपने क्या किया कि मान लीजिए कि आप आए कि अब मैंने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करना है, आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किया, और आप सोच रहे हो कि पुराने जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे जून मंथ में आप वो लिखोगे और फिर उसके बाद ग्रुप में सेंड करोगे तो मैं चेक नहीं करूँगी। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी। बहुत सारे बच्चे हैं, बाद पहले जब आंसर राइटिंग सेशन हो रहे थे तब उन्होंने लिखा नहीं है, आज के टाइम पे आंसर्स लिख करके दे सेंड मी कि मैम टाइम मिले तो आप प्लीज चेक कर देना, टाइम होता ही नहीं है। आई एम नॉट गेटिंग टाइम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जिनके लिए मुझे पीडीएफ बनानी है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग हैं। तो पुराने जब आप आंसर्स लिख रहे हो मैं चेक नहीं करूंगी, नए आंसर्स जो क्लास में हो रहे हैं, सपोज आई एम टेकिंग अ क्लास, आपके आंसर राइटिंग की क्लास है, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप आंसर लिख रहे हैं, आप क्लास में लाइव हैं, दैट्स व्हेन आई विल चेक इट।
तब मैं आपके आंसर्स चेक करूंगी। आई टेल यू इन लाइव क्लासेस क्या चीज़ें सही लिखी हैं आपने, क्या गलती की। तो यू हैव टू बी लाइव, ठीक है। हाँ, कोई इशू नहीं है। अब जो लोग हिंदी मीडियम वाले बैच में है, इस बैच में है, जो मतलब मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरा हिंदी रह रहा है, तो इसमें जो लोग इंग्लिश में आंसर लिखेंगे उनका इंग्लिश में चेक होगा, जो लोग हिंदी में आंसर लिखेंगे उनका हिंदी में चेक होगा। वो स्क्रैच से स्टार्ट होगा। तो अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो आई विल रेकमेंड यू कि आप इसको प्रेफरेंस दीजिए, इस बैच को प्रेफरेंस दीजिए आंसर राइटिंग के लिए। इस बैच की जो आंसर राइटिंग चलेंगी वो चलेंगी, लेकिन फिर इस बैच के आंसर राइटिंग आपकी दिसंबर तक जाएंगी, क्योंकि ये बैच के जो कोर्स पूरा कंप्लीट होगा दिसंबर तक खत्म होगा। दैट्स वाई टाइम बहुत है, टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी इस मंथ भी हमारी 12 क्लासेस होंगी, ठीक है। प्रांजल, उमंग एंड अदर स्टूडेंट्स, 12 क्लासेस होंगी, तो बाकी का टाइम में हिंदी मीडियम के लिए ही काम होगा। तो नो इशू विद दैट, कोई दिक्कत मत करो। आई एम ट्राइंग माई वे कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी ना, ठीक है। अब आई नो आई हैव प्रॉमिस्ड कि हम काम करेंगे हिंदी मीडियम पे, तो आई एम नॉट रनिंग अवे फ्रॉम माई प्रॉमिस, आई एम वर्किंग ऑन इट। इट्स जस्ट दैट पिछले दिनों में यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैं पिछले 2017 से पेपर इसीलिए नहीं दे पाई हूँ बिकॉज मेरी हेल्थ इश्यूज रहता है, तो थोड़ा आपको करना पड़ेगा उसके साथ में। बिकॉज इफ आई एम रेडी टू वर्क ऑन हिंदी मीडियम नोट्स, यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट, बिकॉज दिस अ लिमिट टू विच आई कैन टेक स्ट्रेस। मेरी बॉडी पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट नॉर्मल जो हेल्दी लोग होते हैं उनका स्ट्रेस लेवल इतना नहीं होगा जितना मुझ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। एनीवेज, इस महीने के एंड में विल आई ट्राई कि इस महीने के एंड तक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सभी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इस महीने में उमंग हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट करेंगे अपने क्लासेस में, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन शेरपाल? क्वेश्चन क्या है आपका? आंसर को अपलोड कैसे करें? पुराने आंसर्स अगर आप लिख भी रहे हैं फिलहाल, देखो दो ऑप्शंस होते हैं अपलोड करने के, मुझे जहां तक पता चला है फिलहाल, कि एक तो अपलोड ये होता है कि जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ना, जिसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा, अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था पीछे, ऐसा क्वेश्चन देखिए, मानव ने क्वेश्चन पूछा, ही हैज आस्क्ड मी हाउ टू गेट योर नोट्स एक्सेप्ट द अपलोड्स, ठीक है, ये पूछा हम लोगों ने। अब इसी की जगह पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है जिसमें आप अपनी आंसर शीट जहां पर भी आंसर लिख रहे हो उसको आप पीडीएफ जो भी है आपकी क्वेश्चन की, या ऐसे इमेज के तौर पे आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो आप उसको अपलोड कर दो यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्मेट में ही, तो आपकी शीट सामने आ जाएगी, जो बच्चों को भी दिखाई देगी आपकी शीट, तो उससे लाइव भी हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है इसमें आंसर को भेजने का, विच इज़ वेरी इजी, जिसमें आप कैम स्कैनर से स्कैन कीजिए, पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको ग्रुप जो है हमारा बैच 7 का ग्रुप, उसमें अपलोड कर दीजिए सभी बच्चे उसी ग्रुप में। तो फिर आई डाउनलोड इट, आई चेक इट, आई शेयर योर आंसर शीट इन दैट, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, हम अभी तक इसी मेथड को फॉलो करते आए हैं। ये वाला जो मेथड है ये आई गॉट टू नो फ्रॉम अनदर एजुकेटर कि वो इस तरीके से कर रहे हैं, तो आई थॉट कि ये भी अच्छी चीज़ है, वी कैन ट्राई दिस ऑल्सो। लेकिन वी आर हैबिचुअल ऑफ दिस। कैम स्कैनर अपने फ़ोन में आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से आप यू टेक द इमेज ऑफ योर शीट, कन्वर्ट दोज 2-3 इमेजेस इनटू पीडीएफ, सेंड इट इन द ग्रुप, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश बैच आई एम नॉट श्योर, क्योंकि नेक्स्ट बैच में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शुरू होगा अक्टूबर में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू होगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब इंग्लिश बैच वेरी सून इफ आई एम गोइंग टू कम अप विद दैट, ठीक है। हाँ ठीक है शिवा, यू प्लीज कंप्लीट योर क्लासेस टिल अक्टूबर, आप कंप्लीट कर सकती हैं बैच के साथ में, बैच नंबर 6 के साथ। ओके, शुरू करते हैं रॉसू के साथ। जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी आई बी एबल टू एंड दिस क्लास बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। रॉसू शुरू करते हैं। रॉसू कौन है, रॉसू कहाँ से बिलोंग करते थे, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। नाउ रॉसू इज एक्चुअली बिलोंगिंग फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ये पैदा कहाँ हुए थे,
स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे एंड ही डाइड इन फ्रांस। बट किसी भी पॉलिटिकल थिंकर को जब हम कवर करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है टाइम एंड स्पेस, मतलब कहाँ पर से बिलोंग करते हैं और टाइम कौन से टाइम से। तो ये थे 1712 से 1778 के बीच में, ठीक है, 1778, 1712 टू 1778। और कहाँ पर पैदा हुए थे? स्विट्जरलैंड में, लेकिन बाद में ही शिफ्टेड टू फ्रांस। तो ये स्विट्जरलैंड में जो डेमोक्रेसी थी, स्विट्जरलैंड में आज आपको पता है इस चीज के बारे में कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट। रिनाइसेंस पीरियड होता है आपका, शुरुआत होती है इसकी 15th सेंचुरी से, जब वापस रीजन डेवलप होने लगा, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है हमारी स्विट्जरलैंड में। मतलब देखो, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ऐसे काम करती है कि वहां पर 4 तरीके की चीजें हैं। एक होता है रिकॉल, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, इस टाइप की चीजें होती हैं जिसमें सारे डिसीजंस जनता लेती है, लोग डिसीजन लेते हैं, पीपल डायरेक्टली डिसाइड करते हैं। मतलब कोई पॉलिसी लेके आनी है, मान लो अभी रिसेंट क्या हुआ है, कल 5 अगस्त 2019 जब सरकार ने अनाउंस किया कि आर्टिकल नंबर 370 अब फाइनली ये हटा दिया गया है, ठीक है, रिवोक कर दिया गया है। तो रिसेंटली जब ये डिसीजन लिया गया है, ये डिसीजन अभी गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन मान लो ये स्विट्जरलैंड में अगर ऐसी कोई चीज होती तो ये डिफरेंट होती, ठीक है, ये डिफरेंट होती। इसमें क्या होता, स्विट्जरलैंड में गवर्नमेंट डिसाइड ना करती, लोग रेफरेंडम करते हैं यहाँ पर। यानी जैसे मान लो 100 लोग अगर स्विट्जरलैंड में रहते हैं तो सभी से वोटिंग होती सबकी। अगर मेजोरिटी लोग यानी 50+1 लोग भी ये बोल देते हैं कि होना चाहिए, तो फिर फाइनली वो चीज सेट इन मोशन हो जाती है। तो रेफरेंडम का मतलब ये होता है, ठीक है। ब्रेग्जिट हुआ था जो रिसेंटली, ब्रिटेन ने जो यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया है 2000 अभी 17-16 में, जो 17 में हुआ है। सो ब्रेग्जिट जो हुआ है वो भी ऐसे ही हुआ है, ठीक है। ब्रेग्जिट का जो डिसीजन लिया गया था रेफरेंडम से लिया गया था। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो रॉसू डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे और वो स्विट्जरलैंड की डायरेक्ट डेमोक्रेसी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो उसी के बेसिस पे अपनी एक थ्योरी देंगे जो इसी से काफी मैच करती है। तो रॉसू को समझने की कोशिश करते हैं अभी फिलहाल। रॉसू इज अ थिंकर, बहुत ही यूनिक है। यूनिक कैसे है? जो चीज, जिस चीज की बात रॉसू करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे हर एक आइडियोलॉजी के लोग बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। मतलब अगर आप लिबरल हैं, अगर आप लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं, आपको चाहिए कि लोगों के पास में आजादी, लिबर्टी होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से भी इसको भी सपोर्ट करते हैं। जो लोग सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट मतलब जो इक्वालिटी को मानते हैं कि नहीं, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, उनको भी इंस्पायर करते हैं रॉसू। रॉसू की यूनिकनेस ये है, रॉसू एक पैराडॉक्सिकल थिंकर है। मतलब ही इज अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्सिस। पैराडॉक्सिस क्या होता है? आप एक टाइम कुछ और बात करते हो, दूसरे टाइम कुछ और बात करते हो, मतलब खुद ही को काट लेते हो। आप कह रहे हो कि मतलब ये चीज करनी सही है, ये करते हैं, लेकिन यार उसमें ये चीज कमी है, ठीक है, तो आई थिंक वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो पैराडॉक्सिस बहुत ज्यादा है इनके काम में। बात कुछ करते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और बात करते हैं। इनकंसिस्टेंसी भी बोल सकते हैं इसको, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप एक बात कर रहे हो, दूसरे टाइम पे दूसरी बात कर रहे हो। तो यही सेम इनकंसिस्टेंसी हमें अगले पॉलिटिकल थिंकर में देखने को मिलेगी, जो हम कल कवर करेंगे, वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। तो अभी फिलहाल के लिए रॉसू को ऐसे समझो कि रॉसू एक यूनिक थिंकर है। ही इज अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस, मतलब अपनी बात पे अडिग नहीं। जैसे अभी तक हमने देखे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, वो सभी जो बातें बोलते थे उस पे खड़े रहे कि यही होना चाहिए बस। उनके आइडियाज एक ही लाइन में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आइडियाज ऐसे एकदम इधर उधर चलेंगे। मतलब बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगे, अलग अलग आइडियोलॉजीज के, लिबरल्स को भी, सोशलिस्ट को भी, ऐसे ही टोटलिटेरियन स्टेट को भी। टोटलिटेरियन जो फासिस्ट होते हैं, जो ये मानते हैं कि
सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, वो भी रॉसू के काम से इंस्पायर होते हैं। जबकि रॉसू ये बोलते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोगों को डायरेक्टली डिसीजन लेने चाहिए। फासिस्ट वहां से भी करेंगे, डिक्टेटरशिप वहां से निकल के आएगा उसका भी। तो एक थ्योरी देते हैं, हमारे लिए वो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इनकी ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, विच इज थ्योरी ऑफ जनरल विल, पॉपुलर सॉवरेनिटी। अब देखो, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इफ ही इज पैराडॉक्सिकल देन व्हाई डू वी स्टडी। पैराडॉक्सिकल होने का मतलब मैंने ये बोला आपको कि पैराडॉक्सिकल हैं तो यानी ये इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, इनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, नहीं। पैराडॉक्सिकल है लेकिन उसके बावजूद ये जो बात कहते हैं वो बात सही बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं काफी हद तक वो बात सही है। अब हर कोई थिंकर जो हमने आज तक कवर किया है, वो सभी थिंकर्स कुछ ना कुछ जो भी बात कहते हैं वो सच बात जरूर कहते हैं। मतलब पार्शियल सच्चाई तो होती है, कंप्लीट सच्चाई ना हो, लेकिन आधा अधूरा सच तो होता है ना। पैराडॉक्सी या इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि ये एज अ थिंकर अच्छे नहीं, ठीक है। दैट इज वाई वी स्टडी हिम, क्योंकि इनके जो आइडियाज हैं वो भी रेलेवेंट है। आप इनकंसिस्टेंट हो अपनी बात में, कभी कुछ बोल रहे हो कभी कुछ बोल रहे हो, लेकिन आप सच्चाई भी तो बता रहे हो ना साथ में। दिस इज द थिंग। तो जो लैंग्वेज ये यूज करते हैं वो काफी पैराडॉक्सिकल है, और इनके थॉट्स भी एक पैराडॉक्सिकल स्कूल ऑफ थॉट को एमर्ज, उसका एमर्जेंस को प्रमोट करते हैं। यूनिकनेस ये है रॉसू की कि रॉसू ऐसे टाइम से बिलोंग करते हैं जिस टाइम पे हर कोई साइंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा था, साइंस को बहुत ज्यादा प्रेज कर रहा था, वाहवाही हो रही थी साइंस की कि साइंस इज अ गुड थिंग। रैशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मॉडर्निटी उस टाइम पे आ चुकी थी, ऐसे टाइम पे बिलोंग करते हैं। और ये है कि हर कोई इसको शाबाशी दे रहा था कि हाँ ठीक है, साइंस इज गुड, रीजन वापस आ चुका है, लॉजिक के बेसिस पे डिसीजन लेंगे, मॉडर्नाइजेशन इज ऑल्सो गुड। लेकिन रॉसो बोलते हैं कि मॉडर्निटी ये अच्छी चीज नहीं है, इज अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी, ये मॉडर्निटी के अगेंस्ट में है। ये कहते हैं मॉडर्नाइजेशन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आया है तो लोग अब खुश नहीं है, ठीक है। तो एज अ थिंकर इनको हम बोलते हैं थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस, एट द सेम टाइम इनको फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम स्लोगन्स देखते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, वो इन्हीं से आते हैं, रॉसो से आते हैं। ही वाज द वन टू टॉक अबाउट इट। रॉसो जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं उनको इंस्पायर करते हैं, क्योंकि ये जो स्विट्जरलैंड की डेमोक्रेसी थी उसको सपोर्ट करते थे। तो ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर द डेमोक्रेसी, सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी रॉसू के काम में हमें ऐसे आइडियाज दिखते हैं जिसमें हमें ये दिखता है कि जो टोटलिटेरियन है, जो डिक्टेटरशिप चाहते हैं, जो तानाशाही एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनको भी ये सब कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। यस, दैट इज द ट्रूथ। अभी बताऊंगी कैसे। He talks about liberty, equality and fraternity, उसके बावजूद भी ये एंटी मॉडर्निटी हम इनको बोलते हैं, he's एंटी मॉडर्निटी, क्योंकि इनके मुताबिक जो डेफिनेशन लिबर्टी की आप सोच रहे हो एज अ लिबरल, वो डेफिनेशन नहीं है। इनकी डेफिनेशन लिबर्टी की डिफरेंट है। तो ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर लिबरल्स एंड ही इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फॉर सोशलिस्ट। तो अभी तक याद हो आपको मैंने कभी बताया कि लिबरल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लिबरल्स के लिए जो कोर वैल्यू होती है वो होती है लिबर्टी, इनके लिए लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोशलिस्ट के लिए इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। लिबरल्स चाहते हैं कि बुर्जुआजी क्लास को लिबर्टी मिले, जिससे कि जितनी भी प्रॉपर्टी वो एक्वायर करना चाहते हैं, जितना भी अपना ट्रेड करना चाहते हैं, इनके रूल्स इनके अकॉर्डिंग में, ताकि इनको प्रॉफिट मिले। जैसे कि जॉन लॉक इज अ स्कॉलर ऑफ बुर्जुआजी क्लास। बुर्जुआजी क्लास मतलब जो अमीर क्लास है, जो रिच क्लास है, उनको सपोर्ट करते हैं जॉन लॉक। दे वांट स्टेटलेस, नहीं, दे डोंट वांट स्टेटलेस, आप गलत बोल रहे हो। लिबरल्स
मिनिमल स्टेट की बात करते हैं। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मिनिमल स्टेट, स्टेट लेस नहीं बोलोगे, स्टेट लेस का मतलब होता है स्टेट हो ही ना बिल्कुल भी। प्रतीक, अगर आपने जॉन लॉक कवर किया हो, हमने क्या बात की थी उसमें? मिनिमल स्टेट, स्टेट हो लेकिन कम से कम पावर हो। लिबरल ज्यादा ना करें, स्टेट ज्यादा इंटरफेयर ना करे, सिर्फ स्टेट का काम होगा इनकन्वीनियंसेस को दूर करना। तो एक चीज, पॉलिटिकल साइंस में स्टेटलेस वर्ड यूज करना मिनिमल स्टेट के की जगह पे, ये एंटायरली रॉन्ग होगा। इसका मतलब जो सामने वाला जो एग्जामिनर होगा वो ये सोचेगा कि आपको इसकी क्लैरिटी नहीं। तो हमेशा अपनी टर्मिनोलॉजीज जब आप यूज करोगे बहुत पर्टिकुलरली यूज करनी है। पहली चीज है, सोशलिस्ट आते हैं, सोशलिस्ट इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। हाँ, एनार्किस्ट वांट स्टेटलेस, जैसे कि गांधी हो गए एंड कार्ल मार्क्स हो गए। मिनिमल स्टेट का मतलब होता है नाइट वॉचमैन। यस, वेरी गुड, एज अ नाइट वॉचमैन, रेगुलेटरी स्टेट। मतलब सिर्फ रेगुलेट करो, रोको मत किसी को कुछ भी करने से, सिर्फ रेगुलेट करो। कोई अगर कोई गलत काम करता है तो फिर आप कुछ रोक सकते हो, वॉचमैन की तरह। अब आती है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, उमंग एंड प्रंजल, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई टर्म अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछेंगे मैम इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो सोशलिस्ट क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट बात करते हैं इक्वालिटी की, मतलब अमीर और जो गरीब हैं उनके बीच में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। तो ये लिबर्टी को सपोर्ट नहीं करते, ये बोलते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिबर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग इक्वल, कोई डिफरेंस ना हो, ठीक है? ये इसको सपोर्ट करते हैं। तो यानी डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं, ये लिबर्टी को प्रेफरेंस नहीं देंगे। ये बोलेंगे लिबर्टी के सपोर्ट में नहीं है, ये इक्वालिटी के सपोर्ट में है। ये लोग इक्वालिटी के सपोर्ट में नहीं है, लिबर्टी के सपोर्ट में है। ये ऑपोजिट चलता है लिबरल और सोशलिस्ट का। फिर आते हैं कुछ और थिंकर जो सोशल लिबरल्स होते हैं, मतलब उसमें दोनों ही मिलेंगे आपको, जो दोनों आइडियाज को सपोर्ट करेंगे। लिबर्टी भी होनी चाहिए, साथ साथ इक्वालिटी भी होनी चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं कुछ थिंकर्स, जो आगे देखेंगे हम। फिलहाल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थिंकर्स आगे आएंगे। अभी सिर्फ पर्टिकुलर स्कूल की बात करते हैं। तो जो रॉसो हैं वो इस टाइप से हैं कि मॉडर्निटी को अपोज करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लिबर्टी को, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, इन सबको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मॉडर्निटी के अगेंस्ट भी है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन अलग है। तो डेफिनेशन समझते हैं। रॉसो का देखो कंसर्न ये था, ये मानते हैं ये रिप्रेजेंट द साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन। रॉसो में ये बताने की कोशिश करते हैं कि लोग बुरे नहीं हैं, लोग अच्छे हैं, सोसाइटी बुरी है, सोसाइटी इज बैड। तो ये हमें एक इंसान के साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या चलता है। आजकल बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये जो शहरीकरण है, इसकी वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से आज के टाइम पे क्या हो रहा है? मैन इज नॉट हैप्पी। मैन आज के टाइम पे बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है, डिप्रेशन वाली लाइफ। सो मैन इज ट्रबल्ड विद द चेंजेस जो आज के टाइम पे मॉडर्निटी की वजह से आए हैं, इसीलिए मॉडर्निटी के अगेंस्ट में है। ये बोलते हैं कि मैन, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हुआ है तो मैन के पास में रियल फ्रीडम नहीं है। लिबरल्स क्या बोलते हैं कि लिबर्टी की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि लिबर्टी होगी तो मैन इंजॉय कर पाएगा। रॉसो बोलते हैं कि इंजॉयमेंट पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे ये लिबर्टी में, जो हमें लिबर्टी की बात की जाती है, जो डेफिनेशन दी जाती है, वो डेफिनेशन ही नहीं है लिबर्टी की, दैट इज नॉट ट्रू लिबर्टी। ये बोलते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, खुश रहना। और हैप्पीनेस कैसे पाई जा सकती है? हैप्पीनेस तब आपके पास में आती है जब आपको फ्रीडम दी जाए कि आप जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। आज के टाइम पे विद इन दिस मॉडर्नाइजेशन, डू यू थिंक यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू? यू कैन नॉट डू। हाउ? आप जो करना चाहते हैं क्या वो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि आप कर पाओगे लेकिन नहीं कर पाओगे। सोच के देखो, आप किसी एमएनसी में काम करते हैं, आपको आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, यू वांट कि आज मैं छुट्टी लेकर के, एक लिमिट है उस पे भी,
आपको उसमें लिमिट किया जा रहा है, ठीक है, कि आप इतनी छुट्टी ले सकते हो, ये पेड होगी, नहीं तो आपकी सैलरी कटेगी। तो बेसिक नेसेसिटीज के लिए आप क्या करोगे, आप काम तो करोगे, लेकिन यू आर बाउंड अंडर देम। जितने घंटे वो बोलेंगे उतने घंटे काम करना पड़ेगा, राइट। तो लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, फ्रीडम आपके पास इतना नहीं है कि आप जब जो चाहें वो तब कर सकें। तो इनका कहना था कि असली हैप्पीनेस तभी आती है आपकी जब आपके पास में ये फ्रीडम हो डिसाइड करने का। और आज के टाइम पे कोई फ्रीडम, असली फ्रीडम नहीं है, ये इल्यूजन है, ये एक तरीके का छलावा है। दिस इज एन इल्यूजन। सो इसीलिए ये बोलते हैं कि मैन बुरा नहीं है, सोसाइटी बुरी है। इसीलिए जो आज तक हम पॉलिटिकल थिंकर्स अभी तक पढ़ते आए हैं, सब बोलते हैं एथिक्स के बारे में बात। लेकिन रॉसो पहले हैं जो ये बोलते हैं कि हमको एथिक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैन इज गुड। सिस्टम को सही होना पड़ेगा, सिस्टम बेकार है, सोसाइटी बेकार है, सिस्टम मस्ट बी प्रॉपर। जैसे कि आपकी जॉब लगती है, दो यहाँ पर लोग हैं, एक को आप दे रहे हो 3 लाख रुपीज पर मंथ, दूसरे को आप दे रहे हो 8 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हुई थोड़ी सी इनइक्वालिटी। सेम ही क्वालिफिकेशंस या जो भी है, तो ये सोसाइटी या सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। सिस्टम प्रॉपर नहीं, सिस्टम प्रॉपर नहीं है, ये कहना है रॉसो का कि मैन इज नॉट बैड, सोसाइटी इज बैड। इसीलिए ये चाहते हैं कि मॉडर्निटी से पहले वाले फेज में जाएं। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि हॉब्स हैं और जॉन लॉक, अभी तक हमने कवर किया, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे, ऐसे ही रॉसो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। तो ही वांट्स टू गो बैक टू दी नेचर। पॉइंट ये है, वो जो स्टेट ऑफ नेचर है, ये चाहते हैं कि हम स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएं। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब क्या है, जब मॉडर्निटी नहीं आई थी, जब कैपिटलिज्म नहीं आया था, तब लोग खुश थे, लोगों को कोई उस टाइम पे टेंशन नहीं होती थी, तब लोग खुश थे। तो ये चाहते हैं कि वो एक फेज था जब लोग खुश थे, क्योंकि लोगों के पास में फ्रीडम था, अपनी मर्जी मुताबिक करते थे। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, यू आर अ कारपेंटर, आप कोई बेड बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, तो आप अपनी मर्जी मुताबिक जब आपका मन करेगा तब आप बनाओगे और फिर उसको आप सेल कर दोगे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जो कारपेंटर्स इंडस्ट्रियलिस्ट के नीचे काम करते हैं, उनके ऊपर इतनी वो नहीं होती लिबर्टी। उन लोगों को उनके मुताबिक काम करना होता है कि 9 से 5 तक आकर के इतने बेड इतने टाइम में बन जाने चाहिए, या इतनी टेबल्स इतने टाइम में बन जानी चाहिए। तो अल्टीमेटली कोई फ्रीडम नहीं रहा आज के टाइम पे मॉडर्निटी की वजह से, क्योंकि कैपिटलिज्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देता है। कैपिटलिज्म ध्यान देता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाया जाए, उसको प्रॉफिट बनाया जाए किसी भी तरीके से। ये डेफिनेटली रिग्रेसिव स्टेप होगा। अगर वापस उसी पोजीशन पे जाना है तो ये रिग्रेसिव है, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम जा नहीं सकते, ठीक है। सो रॉसू का कंसर्न ये था। अभी मैंने पैराडॉक्सिस की बात की, इतनी सब बात की, इसको अच्छे से समझेंगे जब हम रॉसू की पूरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे, तब हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो रॉसू का कंसर्न ये था, तो रॉसू ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए दिया कि हमको सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत है, क्योंकि मैन खुश नहीं है और हम चाहते हैं कि मैन के पास में फ्रीडम हो, तभी मैन खुश रहेगा। अब वापस तो नहीं जाया जा सकता, अब हम कैंसल आउट तो नहीं कर सकते, मॉडर्नाइजेशन को गायब तो नहीं कर सकते। तो लेकिन एक तरीका है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम कुछ डिसाइड करते हैं, तो ताकि मैन फ्रीडम मैन के पास में हो। तो पर्पस ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट देने का कि ये चाहते थे कि मैन को फ्रीडम कैसे दिया जाए वापस। तो इसीलिए अपनी जो बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें रॉसू सबसे पहले क्या बात करते हैं, दिस इज द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी में बात करते हैं अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। ये बोलते हैं कि मैन जब पैदा हुआ था तो मैन फ्री था, मैन के ऊपर कोई बंदिशें नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे जहां पर भी देखो कि मैन इज एवरीवेयर इन चेन्स। आपको भी कोई टारगेट पूरा करना है, एक टाइम तक पूरा करना है, ठीक है।
कोई भी चीज करनी है तो वो चेंज हो गई एक तरीके से। सो दिस इज अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए मैन को फ्रीडम देने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेडिशन स्टेप्स याद है आपको? हमने 4 स्टेप्स की बात की थी। पहला स्टेप क्या था? ह्यूमन नेचर डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन नेचर कैसा है। सेकेंड स्टेप हमने देखा था पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि हमने जॉन लॉक एंड हॉब्स में कवर किया है। सेकेंड स्टेप पे हम स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। थर्ड स्टेप होता है जहां कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और फोर्थ स्टेप आता है जिसमें हम आउटकम्स देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद अब होगा क्या। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है, इसमें हमने 4 स्टेप्स कवर किए हैं। जिन लोगों ने अभी तक ये कवर नहीं किया है, यू हैव टू कवर दिस, ठीक है। थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक कवर करोगे, वहां से अच्छे से आपको ये स्टेप समझ में आएंगे। तो पहले स्टेप की बात करते हैं। पहला स्टेप है ह्यूमन नेचर पे काम करना। मतलब ह्यूमन नेचर के बारे में रोसू क्या बोलते हैं? रोसू का कहना है कि मैन इज एसेंशियली गुड, मतलब मैन बहुत अच्छा है। मैन अपने आप को तो प्यार करता ही है, सेल्फ लव है, लेकिन उसके बावजूद दूसरों का भी ख्याल रखता है, सिंपैथी भी है दूसरों के लिए। मैन के अंदर में ये फीलिंग्स रहती हैं, तो मैन इज गुड, मैन बढ़िया है, सोसाइटी बुरी है। तो ये ह्यूमन नेचर की बात की। अब हमने समझ में आ गया कि मैन कैसा है। तो अब बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। स्टेट ऑफ नेचर कौन सी सिचुएशन होती है? स्टेट ऑफ नेचर होती है जहां पर कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी। हमने ये देखा था अभी तक। यहाँ की जो स्टेट ऑफ नेचर है ये थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ की स्टेट ऑफ नेचर है, उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे मॉडर्न एज नहीं थी, मॉडर्निटी नहीं थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं आई थी। तो रॉसो के लिए स्टेट ऑफ नेचर ऐसा टाइम है जब मॉडर्नाइजेशन नहीं थी इस वर्ल्ड में। सो दैट इज स्टेट ऑफ नेचर। और ये बोलते हैं कि जब मॉडर्नाइजेशन नहीं आई थी पूरे मतलब वर्ल्ड में, उस टाइम पे लोग बहुत खुश थे। तो स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ ब्लिस। पहले हमने क्या देखा था? थॉमस हॉब्स में स्टेट ऑफ नेचर क्या था? स्टेट ऑफ वॉर, आपस में लड़ाई होती थी। जब कोई मतलब स्टेट ऑफ नेचर था हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वहां पर लड़ाई होती थी। फिर थे जॉन लॉक, वहां पर लड़ाई नहीं होती थी लेकिन कुछ इनकन्वीनियंसेस थे, ठीक है। अब आए रॉसू। रॉसू बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर तो एकदम परफेक्ट था, एकदम परफेक्ट था, एकदम इट वाज द स्टेट ऑफ ब्लिस। हर लोग खुश थे। ब्लिस मतलब ब्लेसिंग से रिलेटेड, एकदम ब्लेसिंग थी जहां पर परफेक्ट फ्रीडम था, परफेक्ट हैप्पीनेस थी, लोग बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? मैन वॉज हैप्पी, क्योंकि मैन अपने मुताबिक कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकता था, इसीलिए स्टेट ऑफ नेचर एकदम बढ़िया था। लेकिन अब क्या होता है कि मॉडर्नाइजेशन शुरुआत हुई तो सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। जब से मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, रिनाइसेंस आया, रिफॉर्मेशन आया, मतलब अब रीजन दोबारा वापस आया, लॉजिक वापस आया। जब से ये लॉजिक आया है ना, तब से मैन बहुत रैशनल हो गया, मतलब हर चीज सोच समझ के करने लगा। और जब आप हर चीज सोच समझ के करते हो तो आप बहुत ज्यादा सोचते हो। ओवर थिंकिंग सुना होगा आपने वर्ड, ओवर थिंकिंग। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो चीज होती भी नहीं है, उसके बावजूद भी हम उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि वी बिकम स्ट्रेसफुल। हम खुद ही स्ट्रेस लेने लग जाते हैं उसकी वजह से, और जिसकी वजह से फिर हम खुश नहीं होते। सिंपल से चीज को भी आप एक्शन ले सकते हो उस पर, लेकिन आप उस पर सोच सोच के, ये रीजनिंग की वजह से हुआ है ऐसा। ऐसे ही समटाइम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी सेम चीज होती है। आपको पता होता है आंसर यही है, लेकिन आप ज्यादा सोचते हो और आपको लगता है एग्जामिनर क्या पता हमको पागल बना रहा हो, इतना आसान सवाल कैसे आ सकता है। तो फिर आप करते करते भी सोच सोच के आप गलत मार्क कराते हो। दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? इसीलिए विद प्रैक्टिस आपको रियलाइज होगा, जब आप एमसीक्यूज भी करते हो, कि आपको ज्यादा सोचना नहीं होता। इन वन इंस्टेंस जो आपको आपका दिमाग बोलता है दैट दिस इज द ट्रुथ, तो आपको वो मार्क कर देना चाहिए। ये प्रैक्टिस से आपको आता है, और प्रैक्टिस से ये चीज करोगे तो फिर एमसीक्यूज आपके गलत नहीं होंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका जो फाइनल जो स्कोर रहेगा प्री में वो भी हाई रहेगा। तो ओवर थिंकिंग इज अ वेरी बैड थिंग।
ये रोसू के आइडिया से हमको पता चलता है। तो रोसू ये बोलते हैं कि पहले फ्रीडम था, तो हम ये देखते हैं कि लिबरल्स को इंस्पायर करते हैं कि लिबर्टी होनी चाहिए मैन के पास में, ज्यादा लिबर्टी देनी चाहिए। लेकिन लिबरल्स क्या बोलते थे, मैन के पास में रीजन है इसीलिए मैन को लिबर्टी देनी चाहिए। अब ये बोलते हैं कि मैन के पास में रीजन है, वही तो कारण है मैन की, मतलब व्हाई मैन इज नॉट हैप्पी टुडे। क्योंकि जब से ये रीजन शुरू हुआ, लॉजिक वापस आया, तो लॉजिक के बेस पे सब चीजें डिसाइड होने लगी। तो रोसो ये बोलते हैं कि पहले मैन वॉज अ नोबल सैवेज। मैन एकदम नोबल था, मतलब मैन ज्यादा नहीं सोचता था, सबका भला करता था पहले मैन। लेकिन थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल। जो सोचने वाला मैन है, जो बहुत सोचता है, ही इज अ डिप्रेव्ड एनिमल। डिप्रेव्ड एनिमल का मतलब डिप्राइव्ड है, कभी खुश नहीं रहता है, कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। जो ज्यादा सोचते हैं वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। तो रॉसो का कहना है जब मैन सैवेज था, मतलब जब मैन अनसिविलाइज लाइफ जीता था, मतलब ऐसे मॉडर्नाइजेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं, अपनी मर्जी मुताबिक अनसिविलाइज लाइफ जीता था, तो मैन बढ़िया था, मैन वॉज हैप्पी। जैसे ही मॉडर्नाइजेशन आई, रैशनलाइजेशन वापस आई, रीजन वापस आया और मैन सिविलाइज्ड वे में जीने लगा, तब उसके बाद में मैन अब डिप्रेव्ड एनिमल बन गया, मतलब कभी खुश रहता ही नहीं है मैन। तो पहले जो मैन हमें देखने को मिलता था वो हैप्पी था, दूसरे भी खुश होते थे तो उसमें मैन खुश हो जाता था दूसरों की खुशी में। लेकिन आज रीजन की वजह से, लॉजिक की वजह से तुम्हारा और मेरा ये डिफरेंस आ गई है, ये फीलिंग आ गई है कि दिस इज माइन, दिस इज योर्स, माइन एंड टाइम की फीलिंग आ चुकी है कि ये चीज अगर मिली है तो ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए बढ़िया है, मेरे लिए बढ़िया नहीं है, मतलब आई एम नॉट हैप्पी, मतलब फॉर माई सेल्फ ऑब्वियसली, आपके लिए तो ठीक है, लेकिन पहले कुछ अलग था। सो उसके बेसिस पे ये बोलते हैं कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की वजह से हुआ है, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन आपको बताती है, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, मॉडर्न सिविलाइजेशन से पहले की बात याद करो, सभी इंडिया में कलेक्टिवली रहते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में सब खुशी खुशी रहते थे, सारे मिल बांट के सब कुछ शेयर करके करते थे, ठीक है, एवरीथिंग वाज गुड। थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ तो होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जॉइंट फैमिली में भी होती होंगी, लेकिन बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन आज क्या हो गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई कि लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, जॉइंट फैमिली में ना सोच करके अपना अलग हो जाते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं, एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट देम ओनली। एंड इसकी वजह से दे आर नॉट इवन टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स ऑल्सो, ओल्ड पेरेंट्स, राइट। जो ओल्ड आपके जो बूढ़े लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं। तो इसकी वजह से डिप्रेशन भी बढ़ गया है, क्योंकि जब आप इतना ज्यादा मनी माइंडेड हो जाते हो, तो मनी आपको हर चीज में, अगर आपके मुताबिक काम नहीं होता है, तो आपको वो चीज बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है, मेंटली अफेक्ट करती है इनफैक्ट बहुत। जबकि मनी इज नॉट द होल थिंग, ऐसा नहीं है मनी ही सब कुछ है, मनी से ही सब कुछ मिलेगा, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। सो व्हाट वी गेट टू नो इज कि पहले मॉडर्नाइजेशन से पहले सब खुश थे, साथ में रहते थे, मिल बांट के कर लेते थे, कम आता था तो भी कर लेते थे। इसीलिए कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में, जहाँ पे आज भी थोड़ा बहुत जॉइंट फैमिली सिस्टम बचा है, वहाँ पर फिर भी थोड़ी कंपैरेटिवली हैप्पीनेस है। अर्बन एरियाज में डिप्रेशन और ये सब प्रेशर्स बहुत रहते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से। इनका कहना है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की वजह से ही जो मैन का फ्रीडम था, उनकी जो हैप्पीनेस थी, वो अब कम हो गई है, अब डिप्रेशन बढ़ गया है। तो हमने दो स्टेप देख लिए। हाँ, अब ये बात है कंपटीशन की, ये बिल्कुल सही है, कंपटीशन की वजह से है। अब इसका काफी हद तक रोल कैपिटलिज्म में भी है। कैपिटलिज्म आपको एक दूसरे के खिलाफ compete करने के लिए बोलता है। आप जल्दी टारगेट कंप्लीट करोगे, आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे, आपके पास बड़ा घर होगा, आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, काइंड ऑफ दिस। कंपटीशन पे कंपटीशन आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी बताएंगे कि एक बंदे के पास ये गाड़ी है, दूसरे के पास वो वाली गाड़ी है, दैट पर्सन जिसके पास वो गाड़ी है वो ज्यादा खुश है, जिसके पास छोटी गाड़ी है वो उसमें खुश नहीं। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू फीड अस। ये सब किसकी वजह से हुआ है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, क्योंकि वहीं से कैपिटलिज्म की शुरुआत होती है। तो ह्यूमन नेचर आया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप आया स्टेट ऑफ नेचर। अब हमने स्टेट ऑफ नेचर भी कवर कर लिया है। अब
स्टेट ऑफ नेचर में रॉसो बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो हमारी डिजायर्स होती थी, मतलब जब मॉडर्नाइजेशन नहीं आया था तब हमारी कोई भी इच्छा होती थी वो नेचुरल होती थी। मतलब हमें कोई चीज चाहिए होती थी तो वो हमें जेन्युइनली चीज चाहिए होती थी। मॉडर्न टाइम्स में जो डिजायर है वो आर्टिफिशियल है। जैसे आप लोगों के पास में, जैसे सपोज आई एम हैविंग आईफोन 8, ठीक है, और अभी नया आईफोन 11 अगर मान लो लॉन्च हो जाता है, तो आज की आर्टिफिशियल डिजाइन इस तरीके की हैं कि आई बी टेम्पटेड टू बाई दिस वन। ज्यादा कॉस्टली भी होगा, ठीक है, एंड मेरा ये रहेगा कि मेरे पास फोन तो है ऑलरेडी, ठीक है, तो फोन होने के बावजूद भी आई ट्राई टू शिफ्ट टू आईफोन 11। रीजन ये है कि उसमें बेटर प्रोसेसिंग होगी, जबकि हमें नहीं चाहिए वो चीजें। नीड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल नोकिया का मोबाइल होगा या कोई भी मोबाइल होगा, उससे भी आप कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट की फैसिलिटी अगर आप मान रहे हो तो वो तो आप एक नॉर्मल 10,000 के स्मार्टफोन से भी कर सकते हो, 5,000 के स्मार्टफोन से भी कर सकते हो। तो वाई टू परचेज 8 और 11? तो ये जो डिजायर्स है ये आर्टिफिशियल है। हो सकता है आईफोन 11 ले लिया, उसके बाद सैमसंग का कोई नया प्रोडक्ट आ गया तो उनका और ज्यादा टेक्नोलॉजी निकली, तो वहां पर फिर ये रहेगा कि ये चाहिए मुझको। तो अब तो डिजायर्स जो है आपकी फुलफिल, आपके पास में बेसिक नेसेसिटीज हो रही हैं, उसके बावजूद आपकी जो डिजायर हो आर्टिफिशियल है। तो गांधी जो थे वो भी खुद बोलते थे कि नेचुरली आपको आपकी जो डिजायर्स होनी चाहिए, यू शुड लिव नेचुरली। मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ थे गांधी भी। तो दो बंदे याद रखेंगे, एक है जो मॉडर्निटी के खिलाफ, तीन है एक्चुअली हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ते हैं वो तीन है। पहले है रोसू जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, दूसरे हैं गांधी, गांधी मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ, और तीसरे हैं हैना एरेंट। हैना एरेंट को हम आगे पढ़ेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंक का। हैना एरेंट भी मॉडर्निटी के खिलाफ है। ये सभी लोग मॉडर्निटी के खिलाफ है। गांधी को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे गांधी भी मॉडर्निटी के खिलाफ है, क्योंकि गांधी बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो कैपिटलिस्ट क्लास है कोई भी चीज प्रोड्यूस करती है नीड के बेसिस पे नहीं करती है। मान लो आज आपको किसी चीज की नीड है तो वो चीज प्रोड्यूस करके आपको दी जाए। मॉडर्नाइजेशन से पहले यही होता था, आपको बेड की रिक्वायरमेंट होती थी, आप जाते थे और आप बोलते थे कि अच्छा बेड मुझको चाहिए बिकॉज हमारे पास नहीं है, तो फिर आप अपने कारपेंटर को बोलेंगे और वो बनाएगा, फिर वो आपको दे देगा। पहले ऐसा होता था। मॉडर्नाइजेशन के चलते अब क्या है, दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न अबाउट इट कि आपको बेड चाहिए कि नहीं चाहिए, वो बनाई जा रहे हैं और उसको सेल करने के लिए वो अलग अलग तरीके बना रहे हैं कि इस बेड में इसके साथ ये मैट्रेस होती है, आपकी स्लीप ऐसी रहती है, आपकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट करती है इसमें, वो एकदम साउंड स्लीप आपको मिलेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है ज्यादा। ये एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है ताकि आपके पास में जो प्रोडक्ट है उसको आप शिफ्ट करते रहे और चेंज करते रहे बार बार। जैसे कि गारंटी जो दी जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, वारंटी दी जाती है कुछ सालों की दी जाती है, उसके बाद खराब हो जाता है तो वो बोलते हैं इसके अलावा हम कुछ वारंटी नहीं दे सकते, कि हमने जो चीज बनाई है इतने टाइम तक चलेगी, आउटडेटेड हो जाएगी, टेक्नोलॉजी अपडेशन होगा, तो टेक्नोलॉजी अपडेशन के बाद में अब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो यू विल वांट कि अच्छा ये फ्रिज अब ये भी कर सकता है, ये फ्रिज तो ये भी ले लो, अब पुराने वाला निकालो और नया ले लो। जबकि टास्क सेम है, ठंडा पानी हो या ठंडा वो सब हो, लेकिन फालतू की चीजें इसमें कॉम्प्लिकेट की गई मॉडर्नाइजेशन की वजह से। तो गांधी का भी कहना है कि पहले कोई भी चीज बनाई जाती थी वो नीड के बेसिस पे बनाई जाती थी, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की वजह से ग्रीड के बेसिस पे चीजें बनाई जाती हैं। ग्रीड के बेसिस पे पहले वो बना के दे देंगे, ग्रीड मतलब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे और फिर उसको दे देंगे। जैसे कि एप्पल के पास में टेक्नोलॉजी अभी भी इतनी वाली आ चुकी होगी जो वो अगले 5 सालों बाद लॉन्च करने की सोच रहा है, या अगले 3 सालों बाद लॉन्च करने की सोचेगा कि अगले 3 साल में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे, हल्का सा अपग्रेड कर दिया इसी को, जैसे हमने देखा आईफोन 4 किस तरीके का था और आईफोन 5 उससे बस थोड़ा सा साइज में डिफरेंस था, हल्का फुल्का प्रोसेसिंग में होगा या जो भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली पीपल हैव परचेज्ड आईफोन 5। एंड सिमिलर विद 6, 6s, 7, 7s, फिर उसके बाद 8, 8s, ऐसे पूरा चलता रहा। तो पॉइंट इज ये होने के बावजूद इनका मेन मुद्दा यही है कि प्रॉफिट को किसी भी तरीके से मैक्सिमाइज किया जाए, और मैक्सिमाइज करने के लिए वो आपको पूरी चीज देंगे ही नहीं है। दे विल वांट यू टू स्विच टू अनदर थिंग
समझे? ये मॉडर्नाइजेशन ग्रीड पे काम करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लिया जाए। तो इसीलिए स्टेट ऑफ नेचर को वो सपोर्ट करते हैं, रॉसो और गांधी दोनों। रॉसो बोलते हैं कि स्टेट ऑफ ब्लिस था, जब मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, लोग अपनी खुशी हंसी खुशी से जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब क्योंकि मॉडर्नाइजेशन तो आ चुकी है, हम वापस तो नहीं जा सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन? कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए साइन हुआ क्योंकि आज के टाइम पे तो लोगों के पास में कुछ नहीं है, तो इसीलिए लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। क्योंकि देखो, लोगों के पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो वापस चले जाओ, गो बैक टू नेचर, मतलब जब मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, अब हम वापस तो नहीं जा सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर एक ऑप्शन है कि आप जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को प्रॉपर बनाइए, उसमें चेंजेस ला करके उसको बेहतर बनाओ। तो प्रेजेंट सिस्टम है, इसमें भी हम फ्रीडम पा सकते हैं कुछ कंडीशंस लगा करके, अगर हमको हमारी रियल विल पे काम करने दिया जाए, अगर जो हम एक्चुअली में करना चाहते हैं रियल विल, अगर उस पे अगर सब कुछ चीजें बेस्ड हो जाए तो हमारे पास फ्रीडम होगा। और रियल विल का कॉन्सेप्ट ऐसे है, रियल विल के बारे में रॉसू बोलते हैं कि अगर मैन को अलाउ कर दो कि अपने आप ही खुद ही लॉज बनाए, जैसे स्विट्जरलैंड में होता है। इंडिया में क्या होता है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एमपी, एमएलए, ये लोग बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, हम तो रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, वो अपने मुताबिक बनाते रहते हैं। लेकिन रॉसू बोलते हैं मैन इज फ्री, मैन के पास में फ्रीडम तभी आएगा जब वो खुद पार्टिसिपेट करे लॉ मेकिंग प्रोसेस में, अपनी रियल विल पे, मतलब जो वो एक्चुअली में चाहता है उसको लेकर के लॉ बनाया जाए, उसके ऊपर बात की जाए, तो मैन फ्रीडम फील करेगा। तो ऐसी सोसाइटी में मैन खुश रहेगा। जैसे कि कितने सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जब ऐसे यू नो जो लोग जैसे रेप लॉ से रिलेटेड है, जो लोग रेपिस्ट होते हैं, इन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए। इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द पीपल यही बोलेंगे। उसके बावजूद भी आज तक भी कैपिटल पनिशमेंट की ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आया है कि जो भी रेपिस्ट होगा उसको डायरेक्ट कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, नहीं आया है। रीजन यही है बिकॉज हम अपनी रियल विल पे नहीं काम कर रहे, हम पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मेन पर्पस होता है कि आप जो चाहते हैं उसके बेसिस पे आप पार्टिसिपेट कीजिए, उसका बिल आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में होता है, स्विट्जरलैंड में गवर्नमेंट बिल इंट्रोड्यूस नहीं करती, लोग खुद बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। एक बार लोगों ने बिल इंट्रोड्यूस किया, वो पास ऑन हो गया, वोटिंग हुई उसके ऊपर, फेवर में हुआ, तो गवर्नमेंट का काम सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो वहां पर एक्टिव सिटीजनशिप रहती है। दो टाइप की सिटीजनशिप बताई थी, हम लोग पैसिव है, हम लोग सिर्फ इलेक्शंस में काम करते हैं, हम सिर्फ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो इसीलिए रॉसू बोलते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाना चाहिए। तो रॉसू देयरफॉर इज द चैंपियन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चैंपियन है, मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। देखो, रॉसू वाज बोर्न इन जेनीवा, ठीक है, जेनीवा स्विट्जरलैंड, लेकिन फ्रांस में फिर वो सेटल हो गए थे। तो इन्होंने उसके बावजूद भी कुछ टाइम अपना वहां पर बिताया है, तो इसीलिए वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, स्विट्जरलैंड में काफी टाइम से है, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो उसकी कंडीशन एक ये रखी कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसमें लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे रियल विल पे, और आउटकम क्या रहेगा, पीपल विल एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। लोग आपस में, क्योंकि वो खुश नहीं है, तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये डिसाइड करेंगे कि हम जो भी एक्शन लेंगे, जो भी हम करते हैं, वो हम अपनी रियल विल पे डिसाइड करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट दिया है रॉसो ने विल का कॉन्सेप्ट, जिसमें दो टाइप की विल की बात की जाती है। दो टाइप का विल, दो टाइप की इच्छा जो आपकी होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है रियल विल और एक होती है एक्चुअल विल। दोनों में डिफरेंस क्या है? रियल विल होती है जो ओरिजिनल होती है आपकी, एक्चुअल विल होती है जो सोसाइटी से आपकी इन्फ्लुएंस होती है। जैसे मान लो
कि आप चाहते हो कि ये काम कुछ किया जाना चाहिए, कोई भी एक काम है, दैट द गवर्नमेंट शुड डू इट, ये आपकी रियल विल है कि ऐसा कुछ लॉ लाना चाहिए। लेकिन जो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर के आप इन प्रैक्टिकल लाइफ जो अप्लाई करते हो, वो आपकी एक्चुअल विल है। मतलब एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, वो हो गई एक्चुअल विल, लेकिन आप अंदर से क्या चाहते थे, वो हो गई रियल विल। तो रॉसो बोलते हैं दो टाइप की विल होती है, रियल विल और एक्चुअल विल। रियल विल ओरिजिनल विल होती है। रियल विल में मैन इज गुड, मैन बहुत अच्छा है, हम ये करना चाहते हैं, ये इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, इंस्टिंक्टिव होती है। इंस्टिंक्ट पे मतलब आपके जो आ, हिंदी में क्या बोलेंगे हम इंस्टिंक्ट को, जो आपका 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 इंस्टिंक्ट जो आपको कहता है, मतलब आपका जो भी, व्हाट डू वी कॉल इट, मन की आवाज। हाँ, मतलब आपके दिल से जो आवाज आती है कि दिस इज व्हाट आई शुड डू, अंतरात्मा, ओके, यस, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो, वो होती है रियल विल। कि आपकी सोल आपको क्या बोल रही है कि ये होगा या ये होना चाहिए, दैट इज इंस्टिंक्टिव। एक्चुअल विल होती है जिसमें आप सेल्फिश एक्ट करते हो, जिसमें आप करना नहीं चाहते थे लेकिन उसके बावजूद आप वो करते हो। ठीक है, ये आर्टिफिशियल होती है, लो इन्फ्लुएंस होती है सोसाइटी से। जैसे कि मेरी रियल विल थी कि मुझे एक बारी आईफोन खरीदना था, मैंने खरीद लिया, लेकिन अब सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर के मैं आईफोन 8 खरीदा लेकिन 11 पे आ गई है। तो इसमें क्या होगा, रियल विल इतनी थी, मुझे यही रखना था, लेकिन क्योंकि बाकी सब फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपना नया आईफोन, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं एक्चुअली खरीदूंगी आईफोन 11। तो ये आर्टिफिशियल हो गई ना, मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन उसके बावजूद मैंने परचेज कर लिया, एक छोटी सी आर्टिफिशियल चीज के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल विल एंड एक्चुअल विल, हाउ मैन इज सेल्फिश इन एक्चुअल विल। सेल्फिश इस तरीके से होगा, देखो, मैन जो करना चाहता था, क्योंकि मैन देखो असेंशियली मैन इज गुड। मैं अगर अगर आप अपनी अंतरात्मा से अपनी रियल विल से जाओ, तो अगर आप किसी सामने वाले के लिए सैक्रिफाइस भी करोगे, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहते आप, ठीक है, तो आप यू आर एसेंशियली गुड। रॉसू का कहना है आप गुड हो प्रतीक, ठीक है, क्योंकि आप दूसरे के लिए सैक्रिफाइस भी कर दोगे, ये होती है रियल विल। लेकिन एक्चुअल विल में आपका क्या रहेगा, आप चाहते तो ये थे लेकिन उसके बावजूद आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आपने सैक्रिफाइस किया तो आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो इसमें मैन सेल्फिश होता है, समझे। जैसे कि पुराने टाइम पे सपोज यू हैव अ सिस्टर, आप अपनी सिस्टर को स्कूल भेजना चाहते हैं, तो आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आपकी रियल विल है कि मुझसे ज्यादा ये पढ़े। एक्चुअल विल में लेकिन हो क्या रहा है कि आपको ऑफर किया जा रहा है कि आप जाओ, आपकी सिस्टर नहीं जाएगी और आप जाते भी हो, तो इसमें सेल्फिश एक्ट कर रहे हो आप, एक्चुअली में आप ही जा रहे हैं। जिसमें आप ये सोचोगे, एक बार को आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं, अगर मैं जाऊंगा तो मैं ज्यादा कमा पाऊंगा, आगे अपनी सिस्टर को सपोर्ट कर, मे बी दैट वे। तो रियल विल और एक्चुअल विल में थोड़ा डिफरेंस रहता है। अब रियल विल एक्चुअल विल हो भी सकती है कुछ भी, लेकिन पॉइंट इज, ये बोलते हैं कि गुड, क्योंकि मैन इज एसेंशियली गुड, इसीलिए रियल विल हमेशा अच्छी होगी। रियल विल कभी बुरी हो ही नहीं सकती। मतलब अगर मान लो किसी इंसान की, ये बोलते हैं कि किसी इंसान की अगर किसी को मारने की रियल विल आए कि सामने वाला उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट बैड, क्योंकि वो तो रियल विल होगी, फिर उनकी सामने वाला एक्सप्लॉइट भी तो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या वो सही है। ये पूरा पैराडॉक्स अब आ गया है इसमें, इनकंसिस्टेंसी आई कि एक बार कुछ और हो रहा है और मतलब इसी को काउंटर भी किया जा सकता है। तो पॉइंट इज कि रॉसो बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। मैन पहले मॉडर्नाइजेशन के खुश था, आज खुश नहीं है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाना चाहिए और उसमें मैन पार्टिसिपेट करे अपनी रियल विल के साथ में, रियल विल के साथ में, ठीक है। तो यानी मॉडर्नाइजेशन से पहले हम अपनी रियल विल पे काम करते थे, हमारी रियल विल ही हमारी एक्चुअल विल हुआ करती थी। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के बाद जो हमारी सोच बदल गई, जो कैपिटलिज्म ने जो भी चीजें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सोसाइटी के कल्चर के थ्रू जो भी चीजें सोच हमारी चेंज की है, आज डिफरेंट है।
रियल विल और एक्चुअल विल में डिफरेंस है आज के टाइम। नहीं, इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर मैन का कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रॉसो ये बोलते हैं कि सभी सभी के पास में रियल विल है, मतलब सभी गुड है। तो इंडिविजुअलिस्टिक जो भी आप चाहते हो कुछ करना, वो सभी चाहते हो। दैट्स व्हाट ही सेज। इसीलिए फिर हम देखेंगे ये फासिस्ट को काफी इंस्पायर करेगा। जो हिटलर होंगे ना, हिटलर के अंडर में जो भी जूइश पीपल का जो एग्जीक्यूशन होगा, उनको मारा जाएगा लार्ज स्केल पे, उसको हिटलर इसी रियल विल पे काम करेगा, जनरल विल पे काम करेगा। अभी आ रहे हैं उस पॉइंट पे भी। सो ये बोलते हैं all persons in order to be free and happy will agree on two conditions। जो भी लोग फ्री और हैप्पी रहना चाहते हैं, ठीक है, वो दो कंडीशन पे एग्री करेंगे। पहले कि हमको फ्री रहना है, ठीक है, वी हैव टू बी फ्री। टू बी फ्री, तो वी आर सपोज टू बी रूल्ड बाय लॉज दैट आर मेड बाय आवर सेल्व्स। कि अगर हमको रियल फ्रीडम एंजॉय करना है तो ऐसे ही रूल्स जो हम ही ने बनाए हों, ठीक है, ऐसे रूल्स ऐसे लॉज हमको गवर्न करें, तभी हम उसमें फ्रीडम रहेगा हमारे पास में। अब आपने खुद के लिए एक लॉ बनाया, आपने अपने मुताबिक बनाया, तो आप उस लॉ को फॉलो करने में यू विल बी वेरी हैप्पी। तो इनका कहना है कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए रियल सेंस में, तो आपको पार्टिसिपेट करना होगा अपनी रियल विल के साथ में। ये दो कंडीशंस रखी हैं कि लॉज जो बनाए जाएंगे वो हम बनाएंगे, और जो लॉज बनाएंगे हम खुद पार्टिसिपेट करके अपनी रियल विल के साथ में बनाएंगे। तो यानी सपोज हमारी क्लास में सभी की रियल विल है, और सभी की रियल विल अकॉर्डिंग टू रोसू सभी की अच्छी है। तो रियल विल ऑफ आशना प्लस रियल विल ऑफ प्रतीक प्लस रियल विल ऑफ संदीप एट द सेम टाइम सभी की, इंक्लूडिंग रियल विल ऑफ लेट्स से रजत, ठीक है, सभी की जो सभी क्लास है में बच्चे हैं, तो उनके सम को अगर मिला दे तो वो जनरल विल बन जाती है। सभी की रियल विल अकॉर्डिंग टू हिम सेम रहेगी, क्योंकि ये कहते हैं रियल विल सभी की यही है कि सब अच्छा, बिकॉज सारे ही गुड हैं, तो सभी जो भी लॉ लाना चाहेंगे सब अच्छी ही बात करेंगे जो एक्सेप्टेबल होंगी सभी को। जैसे मैं कहती हूँ कि क्लास में हमको समझना चाहिए, उसके बाद हमको एक क्वेश्चन उठा करके इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। आप भी बोलोगे कि हाँ ये अच्छी चीज है, क्योंकि हमको समझ में भी आएगा टॉपिक, एंड साथ में हमारी प्रैक्टिस होगी, तो वहां से भी हमें और क्लैरिटी। तो सभी इसको एग्री करेंगे, क्योंकि मैं कोई अच्छी बात कह रही हूँ। तो रॉसू का भी यही कहना है कि रियल विल अच्छी होती है, इसीलिए सभी एक्सेप्ट करेंगे सभी की रियल विल को। यानी अगर अंश ने कुछ बोला, नमन ने कुछ बोला, प्रतीक ने कुछ बोला, या संदीप ने कुछ बोला, सभी के सभी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये बात तो ठीक है, ये लॉ बना दो। तो यानी सभी की विल को अगर विल को मिला दे रियल विल को, तो बन जाती है जनरल विल। और सभी चाहते हैं फ्री रहना, सभी चाहते हैं हैप्पी रहना, सभी इसीलिए रिकंसाइल करेंगे, सभी लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। सभी मानते हैं कि हाँ अथॉरिटी भी होनी चाहिए, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि अगर फॉलो नहीं करता है तो पनिश कर दे। मतलब अगर लॉ बना दिया सभी ने मिलके, तो लेकिन साथ ही साथ किसी एक चीज को अथॉरिटी देंगे कि अगर ये लॉ फॉलो नहीं किया किसी ने, सभी मानेंगे ये चीज, तो उसको पनिश कर दो, ठीक है। सो वी कैन नॉट गो बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर, इसीलिए हमको एक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी चाहिए जो कि लिबर्टी इंश्योर कर सके। मतलब एक ऐसी अथॉरिटी जहां पर जैसे गवर्नमेंट होती है आपकी, आपने कुछ चीज डिसाइड की और उसको इम्प्लीमेंट करे, या लिबर्टी इंश्योर करे कि अगर इसको किसी ने फॉलो नहीं किया तो उसको पनिशमेंट मिले, तभी तो आप इंजॉय कर पाएंगे लिबर्टी। अगर सामने वाला बंदा आपकी फॉलो ही ना करे, तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी लिबर्टी, आप ट्रूली फ्रीडम नहीं रहेगा। उसको करने के लिए एक अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। ये समझ में आया? तो यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रॉसो बोल रहे हैं कि स्टेट बनाया जाएगा। लेट अस क्रिएट अ स्टेट। स्टेट बनाते हैं ताकि स्टेट के अंडर में हम लोग
गवर्न हो सके। स्टेट क्योंकि रेगुलेट करेगा, स्टेट ध्यान रखेगा कि कौन फॉलो कर रहा है इस लॉ को, कौन नहीं। तो मैन, स्टेट अब प्रेजेंट है, गवर्नमेंट प्रेजेंट है, उसके बावजूद इनका कहना है मैन फ्री रहेगा, मैन के पास में फ्रीडम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट लॉ बना रही है ये मैन ही बना रहा है, गवर्नमेंट का काम होगा इस लॉ को बस इम्प्लीमेंट करना, इसीलिए मैन फ्री होगा। क्योंकि रॉसू ने अपनी कंडीशन में बोला था कि अगर हमें ऐसे रूल्स के अंडर में रूल किया जाए जो रूल हम ही ने बना रखे हो तो हम फ्रीडम फील करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि एक रूल ये है कि रात के 9 बजे के बाद में कोई क्लास नहीं रखते, ठीक है, मैंने ये रूल बना दिया, सही है बिल्कुल, मैंने ये रूल बनाया, सबको सही था कि रात को बहुत थक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इफ आई एम टेकिंग अ क्लास आफ्टर 9, अगर ये इतना हार्ड फास्ट रूल है, इफ आई एम टेकिंग अ क्लास, तो फिर तो आप लोग फ्री नहीं रहे, मैं खुद ही फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद ही बोला था अपनी, मेरी रियल विल थी कि मैं रात को काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन किसी ने मुझे फोर्स किया कि नहीं ये आपको टारगेट अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, तो टारगेट कंप्लीट करने के लिए आई टीच यू एट 9, वो फिर मेरी रियल विल नहीं हुई ना। तो मैं, आई एम नाउ बीइंग डिक्टेटेड बाय मॉडर्निटी और वट एवर यू कॉल कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म, सो दिस इज देयरफॉर वहां पर फ्रीडम नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है, तो खुद के ही लॉज बना करके आप फॉलो करोगे तो आपको फ्रीडम फील होगा, क्योंकि हम पार्टिसिपेट करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस में अपनी रियल विल के साथ में। जैसे स्विट्जरलैंड में होता है, लोगों को जब कोई बिल इनिशिएट करना होता है तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, ठीक है। हाँ, अब जैसे मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं थी, लेकिन स्टिल आई हैव कंटिन्यूड बिकॉज आई नो दिस इज नॉट माय रियल विल, इफ यू विल आस्क माय रियल विल आई डोंट वांट टू टेक दिस क्लास, बट बिकॉज देयर इज आई हैव डन सम कमिटमेंट, तो आई एम अंडर बाउंडेशन, ठीक है, आई एम अंडर बाउंडेशन राइट नाउ। तो ये रियल विल और एक्चुअल विल का डिफरेंस, एक्चुअल विल क्या हुई, आई एम स्टिल टेकिंग द क्लास, so this is my actual will that I'm pushing myself and I'm taking the class, real will is different। तो मैन इज ट्रूली फ्री जब उसको रियल विल दी जाए कि आप अपने मुताबिक जब आपका मन करे तब कीजिए, समझ आया? तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये डिसाइड हुआ कि स्टेट होगा, स्टेट रेगुलेट करेगा इन सब चीजों में। तो फीचर्स क्या होंगे जनरल विल के? सबसे पहला फीचर होगा कि जनरल विल, देखो जिसकी हम बात करें कि मेरी जो मैंने डिसाइड किया वो आपको भी एक्सेप्टेबल होगा, जो आपने डिसाइड किया वो मुझे भी एक्सेप्टेबल। तो जनरल विल इज अ हाईली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन में, इन रियलिटी ये नहीं हो सकता। जो चीज मैं चाहती हूँ रियलिटी में हो सकता है, आप ना चाहते हो वो, ठीक है, मेरी रियल विल आपकी रियल विल से अलग हो सकती है, लेकिन जनरल विल अकॉर्डिंग टू रोसू इज अ यू नो दैट वे कि रियल विल का सम है जनरल विल कि सभी की होगी। तो लेकिन जनरल विल एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, इमेजिनेटिव है। अगर इसका क्रिटिसिज्म लिखना हो ना अगर आपको, तो आप वर्ड क्या यूज करोगे कि इट इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट, फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरल विल के बारे में ये बोला जाता है कि जनरल विल हमेशा ही सही रहती है, मतलब सारे लोग अगर मिलके एक बात बोले, मान लो अभी जैसे हिटलर के केस में हुआ था, हिटलर ने क्या बोला था, हिटलर ने एग्जीक्यूशन दिया था ज्यूइश लोगों का, क्यों किया था तो पता है? हिटलर ने ये बोला, अब हिटलर को इलेक्ट किया गया था, हिटलर का इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के आने के बाद लोग ढूंढ रहे थे ऐसा एक लीडर जो उनको उस मेस से निकाल सके। किस मेस से? जर्मनी के ऊपर वॉर बर्डन था, वर्ल्ड वॉर वन के एंड होने के बाद में सारा ब्लेम जर्मनी को दिया गया और जर्मनी के ऊपर टैक्सेस लगाए गए, वॉर बर्डन दिया गया कि जर्मनी को अगले कुछ सालों में ये सब कर्जा उतारना होगा दूसरी कंट्रीज का जिनका नुकसान हुआ है जर्मनी की वजह से। तो उस वजह से जर्मनी के लोग जितना भी कमाते थे वो सारा टैक्सेस में चला जाता था, तो इसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई जर्मनी में। और जर्मनी में अब लोगों के पास में महंगाई है, आप कुछ काम कर रहे हो, आप काम करने के बावजूद भी आपको आपके मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है और ऊपर से इतनी मेहनत मतलब महंगी चीजें मिल रही हैं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो उस फ्रस्ट्रेशन में आप चाहोगे कि कोई तो ऐसा आए जो हमको इससे बचाए। दैट्स व्हेन हिटलर केम। तो जब हिटलर आया तो उस टाइम पे
जो जूइश लोग थे ना, जूइश लोग वेल ऑफ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बहुत अमीर लोग थे। इतने अमीर थे कि जब इसराइल बनाने लगे थे, इसराइल में ये शिफ्ट करना शुरू किए थे, पैलेस्टीन में एक्चुअली, उस टाइम पे पैलेस्टीन था, उस टाइम पे ये लोग कभी भी जमीन खरीदते। आज भी जूइश लोग बहुत अमीर हैं। इसराइल अगर आप देखोगे बहुत अमीर देश है। इसराइल यूएसए का एलाई क्यों है? बहुत सारे जो जूइश लोग हैं वो यूएसए में रहते हैं, और यूएसए में इनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के बिजनेस हैं। इसी वजह से यूएसए में स्ट्रांग लॉबी है कि अगर इन लोगों ने अपना सारा पैसा यहाँ से निकाल करके इसराइल में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो यूएसए की जो भी इकोनॉमी वाइज जितना अभी टॉप पे है यूएसए, ये सब चला जाएगा। यूएसए कैसे पावरफुल रहेगा? पैसे, बिना पैसे और बिना इकोनॉमी के आप कैसे पावरफुल हो सकते हो, राइट? तो ये भी रीजन है कि यूएसए इज एलाई ऑफ इसराइल। तो ये जो जूइश लोग हैं, इनको एग्जीक्यूट करने, ये जूइश लोग उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा, इन्होंने इकोनॉमी पे ध्यान दिया था, मॉडर्नाइजेशन पे बहुत ध्यान दिया था इन लोगों ने, बिजनेस खोले अपने, प्रॉफिट इतना कमाया कि ये लोग बहुत अमीर हो गए। तो इन लोगों के ऊपर तो कोई टैक्स बर्डन नहीं होता था, इन लोगों का तो ऐसा सच कुछ नहीं था। इनके पास में चाहे कितनी भी महंगाई हो, इनके पास में सारे रिसोर्सेस थे। तो लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे उस टाइम पे। तो जनरल विल भी यही थी कि उस टाइम पे हिटलर ने बोला कि जो भी लोग चाहते हैं मैं तो वही करूँ। और हिटलर ने जो पहले सुपीरियोरिटी ऑफ रेस का जो मिथ है वो अपना शुरू किया कि हमारी जो रेस है, जो नाजी लोग हैं, हमारी रेस सबसे सुपीरियर है, हमारी सबसे सुपीरियर है, इसीलिए हमें किसी के अंडर में नहीं रहना है। और उसी के बेसिस पे आगे जाकर के जूइश लाखों लोग मारे गए, और एक भी नाजी, इतने सारे नाजी लोग थे, किसी ने भी उसका वो नहीं किया, कोई अगेंस्ट नहीं गया इस डिसीजन के, रीजन ही है। तो एक ये चीज आती है कि देखो, जो ये बात मानी जाती है कि जनरल विल हमेशा ही गुड होती है, ये गलत है। जनरल में हालांकि फीचर आप देखोगे, रॉसू क्या मानते हैं कि जनरल विल इज ऑलवेज गुड, हमेशा सही होती है, बहुत अच्छी होती है, यूनिवर्सलिस्ट होती है, मतलब हर कोई यही चाहेगा, हर कोई एक्सेप्ट करेगा, एंड इनडिविजिबल होती है, मतलब ऐसा नहीं है सभी मानेंगे, कोई भी आधी अधूरी बातों पे नहीं मानेगा। तो जब सार सभी लोगों की विल कंबाइन हो जाती है, तो उसके बाद आती है बॉडी पॉलिटिक्स, मतलब स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करेगा उस जनरल विल। ये जनरल विल की बात की गई, क्योंकि मैन तो खुश रहेगा अगर मैन को रियल विल उसकी अप्लाई करने दे, और रियल विल इसीलिए अच्छी है क्योंकि मैन खुद अच्छा है। तो यानी अगर मान लो हम लोगों ने वोटिंग की क्लास में, हम लोगों ने वोटिंग की है कि वोटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया कि रात के 9 बजे के बाद में कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बॉडी पॉलिटिक का मतलब होता है स्टेट बनाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है ना शिफा, तो बॉडी पॉलिटिक होता है एक ऐसी बॉडी पॉलिटिक्स की बनाई जाए, स्टेट बनाया जाए जो इम्प्लीमेंट करे। क्योंकि आपने विल तो दे दी, आपने लॉ तो बना दिया, यहाँ से उसको इम्प्लीमेंट करने का काम इसके पास होगा, एंड जो लोग फॉलो नहीं करेंगे उनको पनिश किया जाएगा। इसीलिए रॉसू बोलते हैं मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री, मैन को फोर्सफुली आप फोर्स करो, मैन को फोर्स किया जाना चाहिए कि वो फ्री रहे, फ्री एक्ट करे। खुद सोचो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? ये चीज अपनी बात को ही काट रहे हैं वो ये बोलते हैं कि मैन को अलाउ करो, कि मैन फ्रीडम रहे उसके पास में, और मैन को फोर्स करो। अगर मान लो किसी के अंडर में ये है, किसी के रियल विल कि मुझे तो नहीं फॉलो करना है ये लॉ, तो भी फोर्स करो उसको फ्री रहने के लिए। दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। हम लोगों ने वोटिंग की कि 9 बजे के बाद में कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। वोटिंग में 100 लोग थे, उसमें से 55 लोगों ने बोला कि हाँ 9 बजे के बाद कोई नहीं जाएगा, लेकिन बाकी के जो 45 थे उनको तो नहीं था ऐसा। तो 55, यानी ये आ गई जनरल में, मतलब सब कोई चाहते थे लेकिन अपनी किसी भी रीजन की वजह से उन्होंने इसके पर्पस पे वोट नहीं किया। तो यानी 55 लोगों ने भी बोल दिया, मेजोरिटी ने बोल दिया, तो वो जनरल विल बन गई। और बाकी के 45 की तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इनको फोर्स किया जाएगा कि ये भी 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाए। समझ में आया? दिस इज द थिंग। सो इनकी रियल विल तो नहीं थी 45% लोगों की, उसके बावजूद भी इनको फॉलो करना पड़ेगा।
सो इसका साफ मतलब है कि स्टेट फोर्स कर सकता है किसी भी इंसान को लॉ फॉलो करने के लिए जो भी स्टेट ने बनाई है, क्योंकि वो लॉ जनरल विल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं उस स्टेट में वो यही चाहते थे, इसी लॉ को चाहते थे, तो स्टेट ने कर दिया। जो लोग नहीं भी चाहते थे उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो स्टेट पनिश कर सकता है। तो ये तो आइडिया हमारा थॉमस हॉब्स के पास में आ गया। पहला आइडिया जो हमने देखा था कि रियल विल पे मैन को लिबर्टी दो, वो जॉन लॉक के पास में आ गया। थॉमस हॉब्स अलग है, थॉमस हॉब्स स्टेट की अथॉरिटी को प्रमोट करते हैं। जॉन लॉक बोलते हैं कि नहीं, स्टेट तो कम होना चाहिए पावर उसके पास में, इनकन्वीनियंसेस उसमें। तो जनरल विल का एग्जाम्पल आप इंडिया के केस में भी लगा सकते हो। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, जनरल विल का कॉन्सेप्ट है। प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जबकि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो पूरा डिसीजन लिया गया था कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स आएंगे, कुछ लोग इसमें नॉमिनेटेड थे, कुछ लोग इसमें इलेक्टेड थे। समझ रहे हो? तो नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड थे, तो यानी ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं ये तो हमने तो सिलेक्ट नहीं किए, तो ये हमारे को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए कैसे लॉ बना सकते हैं। और इलेक्टेड भी कुछ लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्टली भी इलेक्ट नहीं किए थे एग्जैक्टली। लेकिन उसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ड्राफ्ट तैयार किया, पूरी डिस्कशन हुई, इन लोगों ने ही उसमें डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। और फाइनली जब प्रियम्बल सामने आया तो उसमें लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हमको जनरल विल का देखने को मिलता है कि ऑल्दो कुछ लोगों ने मिलके ही आपस में रिप्रेजेंटेटिव जो थे कुछ लोगों ने मिलके ही किया है, उसके बावजूद भी हम उसको जनरल विल मानते हैं और सभी के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब हम लोगों को फोर्स किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने के लिए, जिसमें हमने पार्टिसिपेट भी नहीं किया, जिसमें हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव भी चूज नहीं किए कि आप जाइए और आप ये बोलिए पार्लियामेंट में कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये लॉ नहीं चाहिए, हमको ये राइट नहीं चाहिए, इसकी जगह पे दूसरा राइट होना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्शन क्यों डाली आपने, ये रिस्ट्रिक्शन हटाइए। हम लोग किसी और चीज के लिए बोल सकते हैं। समझे? तो ये है पूरा जनरल विल का कॉन्सेप्ट। मतलब एक बात में तो रॉसू बोलते हैं कि फ्रीडम दो, अपने मुताबिक कुछ भी करे, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको फोर्स करो कि वो भी फ्री रहे, बिकॉज सम ऑफ रियल विल इज मोर देन। अच्छा दिस देखो, दो जनरल विल जो है, जनरल विल कैसे आती है, जनरल विल आती है सभी रियल विल को मिला करके जनरल विल बन जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जनरल विल से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि रियल विल तो आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आपको फोर्स किया जाएगा, तो हुई ना उससे ज्यादा। इट इज मोर देन द विल ऑफ ऑल। ठीक है? किसी ने एलिगेशन नहीं लगाया किस चीज में, और अगेंस्ट में भी नहीं बोला। नहीं बोला था, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डिबेट हुई है, बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है वहां पर। जैसे हिंदू कोड बिल के ऊपर अंबेडकर की ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। ऐसा नहीं है, जब ये पूरा डिसीजन हो रहा था तो कुछ लोग गांधी के सपोर्ट में थे, कुछ लोग चाहते थे कि सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर चाहते थे। कुछ लोग बोल रहे थे यूनिटरी हो, कुछ लोग फिर यूनिटरी प्लस फेडरल, क्वाजी फेडरल जो आज हम फॉलो करते हैं, कुछ उसके सपोर्ट में थे। कुछ लोग बोलते थे सारा कंट्रोल सेंटर को दो, कुछ बोलते थे कि नहीं सेंटर को मत दो, सारा कंट्रोल स्टेट को दो, स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, सेंटर का अपना। जैसे यूएसए का है, कुछ लोग प्रेसिडेंशियल चाहते थे, कुछ लोग पार्लियामेंट्री चाहते थे। तो ऐसे कंट्रोवर्सीज हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको तो रिप्रेजेंट नहीं किया ना, तो ये बात है। तो ये है जनरल विल का कॉन्सेप्ट। लेकिन जनरल विल इज अ नोबल लाई, ये एक झूठ है। जनरल विल सभी की विल को रिप्रेजेंट करता है, ये सच नहीं है। ठीक है? सो यहाँ से हमें क्या सजेस्ट होता है, यहाँ से पता चलता है कि जो हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज बीन गिवन टू अस बाय आवरसेल्फ व्हेन वी वर एक्टिंग विद आवर रियल विल। ये बोला जाता है हमको कि जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो हम फॉलो कर रहे हैं ये हम ही ने खुद को दिया है, इसीलिए हमारी रियल विल पे जब हम एक्ट करते हैं
उसका मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने का मतलब भी है कि हम अपनी विल पे एक्ट कर रहे हैं। यानी हमको जनरल विल में ये कॉन्सेप्ट अगर आप लगाओ तो ये बोला जाता है कि हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखी गई है अब हम उसको फॉलो करते हैं तो हम सच में फ्रीडम है हमारे पास। तो यानी अगर हम एक्चुअली में कुछ और करना चाहते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो तो स्टेट हमको पनिश कर सकता है अगर हमने वॉलेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये तो झूठ है ना, क्योंकि रियल विल यहाँ तो काम ही नहीं की। हमारी रियल विल हमको कुछ और करने को बोल रही है आज, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें नहीं है, फेवर में। आज के टाइम पे जैसे अभी मैं बताती हूँ, पुराने टाइम पे क्या था, रिजर्वेशन की बात की गई। आज के टाइम पे रिजर्वेशन को लेकर के काफी प्रॉब्लम है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, हटा देना चाहिए। उस टाइम पे 10 सालों के लिए लाया गया था, लेकिन आज कंटिन्यू किया जा रहा है रिजर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल विल आएगी कि जो लोग फॉलो नहीं करेंगे उनको पनिश किया जाएगा। तो ये तो फोर्स किया जा रहा है रिजर्वेशन, बार बार इसको अमेंडमेंट के थ्रू भी अप्लाई किया जा रहा है, जबकि इनिशियली डिसाइड किया गया था कि ये चीज डाली जा रही है सिर्फ 10 सालों के लिए। लेकिन आज भी कंटिन्यू है और आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। समझ में आया? तो जनरल विल तो नहीं है ना, सभी तो नहीं चाहते रिजर्वेशन पाना, मतलब रिजर्वेशन होना चाहिए। लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन हटा दिया जाए। तो ये पूरी चीज है इसमें, जनरल विल का पूरा ये कॉन्सेप्ट है। तो अब जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रॉसू इज अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस, तो आप ये देखिए कि कैसे लिबरल को इंस्पायर कर रहे हैं। ये लिबरल को बोलते हैं कि लिबर्टी होनी चाहिए, क्योंकि रॉसू बात करते हैं कि मैन के पास में फ्रीडम नहीं है आज के टाइम पे, तो फ्रीडम होना चाहिए मैन के पास में। तो ये फ्रीडम देते हैं मैन को कि फ्रीडम हो। रॉसू बिलीव करते हैं दैट प्रॉपर्टी इज नेसेसरी फॉर गुड लाइफ। प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपको जिंदगी अच्छी जीनी है तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, और लिबर्टी सपोर्ट कर रहे हैं, यानी आपकी अगर ये बोलती है आपकी रियल विल कि मुझे मेहनत करनी है ताकि मैं और प्रॉपर्टी एक्वायर कर पाऊँ, तो आप मेहनत करके और प्रॉपर्टी ले पाओगे, खरीद पाओगे, उसको और इन्वेस्ट करोगे, आगे बढ़ा पाओगे। तो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं रॉसू। लेकिन एट द सेम टाइम रॉसू इज एन इंस्पिरेशन फॉर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को भी इंस्पायर करते हैं, क्योंकि देखो एक जगह तो बोल दिया प्रॉपर्टी इज गुड फॉर लाइफ, नेसेसरी है प्रॉपर्टी, लेकिन फिर बोलते हैं कि जो आज के टाइम पे जो इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी है, मतलब ये जो गैप आ रहा है अमीरों और गरीबों के बीच में, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से आ रहा है। तो ही इंस्पायर सोशलिस्ट ये बोल करके कि मैन तो गुड है, ठीक है, मैन के पास में फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बोलता है कि सोसाइटी बढ़िया नहीं है, सोसाइटी का सिस्टम खराब है, सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है। तो ये सोशलिस्ट को ये साफ बोलते हैं कि चेंज लाने की जरूरत है। यानी ये जो लिबर्टी का आज के टाइम पे कॉन्सेप्ट है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ही ये ऐसे पूरा इनइक्वालिटीज आई हैं, डिस्पैरिटीज आई हैं सोसाइटी में। तो सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है, और सोशलिस्ट यही बोलते हैं कि जो अभी बेसिस चल रहा है इसको चेंज करने की जरूरत है। तो रॉसू उस टाइम से बिलोंग करते हैं जब कैपिटलिज्म फ्लरिश कर रहा था, और रॉसू बोलते हैं सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है, और सोशलिस्ट भी यही बोलते हैं कि सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है। जो कैपिटलिज्म का जो तरीका फॉलो किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि स्टेट डिसाइड करेगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए लिबर्टी बेसिस पे, ऐसे नहीं होना चाहिए। सबके बीच में इक्वल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब अगर कोल इतना बन रहा है तो इतना इतना, मतलब सभी स्टेट्स को पूरा पूरा दो, ठीक है, और वहां से फिर उनको अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से वो जनरेट कर सकते हैं। मतलब पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो अमीर और गरीब का। समझ में आया? ऐसे ही रॉसू हमने देखा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि पार्टिसिपेट डायरेक्टली करो स्टेट के अफेयर्स में, क्योंकि मैन अगर लॉ में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है तो मैन विल बी फ्री, क्योंकि वो खुद ही पार्टिसिपेट करके लॉ बनाएगा। अब लॉ बनाएगा तो वो फ्रीडम रहेगा उनके पास। At the same time, Rousseau is an inspiration for totalitarians because state represents general will. अब जो state बन के आया, state लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर state बनाया। तो state जो बन के आया वो जनरल विल का ही प्रोडक्ट है, और जनरल विल हमेशा सही होती है, ये कहना है।
तो यानी जो भी लॉज अगर स्टेट बनाता है वो हमेशा सही होंगे, इसीलिए मैन को फोर्स किया जाना चाहिए। अगर मैन फॉलो भी नहीं करना चाहता है वो मैन के लिए सही होगा, जैसे कि हिटलर ने किया। हिटलर ने ये बोला कि हिटलर इलेक्शन में आए, ठीक है, इलेक्शन में आए और इलेक्ट हो गए। अब इलेक्ट होने के बाद में लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो हिटलर जो भी अब लॉ बनाएंगे, जैसे कि हिटलर ने जूइश लोगों को मारने का लॉ बनाया, ठीक है, लॉ इन द सेंस कि एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, हमारी रेस सुपीरियर है, जो लोग सुपीरियर होते हैं, उसमें डार्विन का कॉन्सेप्ट लगा दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि उन्हीं को रहना चाहिए, जो फिट रहेगा वो रहेगा, नहीं रहेगा तो ही विल नॉट सर्वाइव। सो पॉइंट इज कि वहां से जनरल विल का कॉन्सेप्ट लेकर के हिटलर ने ये सुपीरियोरिटी रेस का पूरा मिथ क्रिएट करके लोगों के माइंड में अपना पर्पस फॉलो कर दिया, अपना पर्पस अप्लाई कर दिया। पर्पस क्या था? ये चाहते थे कि ये सभी उस पे इनका पूरा वो रहे, रूल रहे, एक्सपैंड करना चाहते थे। हिटलर की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज थी, और वो तभी होती हैं जब ऐसी चीजें ना हो, मतलब ऑब्वियसली लोग इनको फॉलो करें और वॉट एवर इट इज। द पॉइंट इज ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर टोटलिटी। अगर लोग ये बोलेंगे कि इंडिया को, जो बुद्धिस्ट हैं या जो भी दूसरे रिलीजन के हैं, जैसे मान लो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू इन इंडिया, ठीक है, तो रॉसू बोलते हैं जनरल विल इज ऑलवेज राइट। अगर सभी हिंदू मिलकर के ये बोलते हैं कि माइनॉरिटी में मुस्लिम्स हैं या सिख हैं या फिर जो दूसरे रिलीजन के हैं, कि इनको बाहर निकाल दो, तो क्या ये सही होगा? सही नहीं होगा हमारे हिसाब से। लेकिन टोटलिटेरियंस के लिए वो इसको सही मानेंगे। जैसे कि अगर कोई ऐसा टोटलिटेरियन आ जाता है, सेंटर में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आ जाए जो मतलब टोटलिटेरियन है, जो ये मानता है कि मेजोरिटी जनता अगर यही बोल रही है तो हमको यही करना चाहिए, तो फिर वो नहीं है ना। मतलब पॉइंट इज दैट कि टोटलिटेरियंस को भी इंस्पायर करते हैं, ये पैराडॉक्स है। मतलब लिबरल्स भी इंस्पायर होंगे, डेमोक्रेट्स भी इंस्पायर होंगे, टोटलिटेरियन भी इंस्पायर होंगे, और टोटलिटेरियन में कोई डेमोक्रेसी नहीं होती बाय द वे। डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, सभी को इक्वल वो देना चाहिए प्रेफरेंसेस। ऐसे ही रोसो आइडियलिस्ट हैं। आइडियलिस्ट क्यों है? क्योंकि ये मानते हैं, ये कलेक्टिविस्ट हैं, ये मानते हैं कि सभी सही बोल रहे हैं, जो कि इमेजिनेशन, जो रियल विल का कॉन्सेप्ट है कि आपकी रियल विल क्या है। क्या आपको सच में पता है कि आपकी रियल विल क्या है? यू विल नॉट गेट दैट, राइट? आपको खुद नहीं पता होगा। तो ये एक मेटाफिजिकल इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है। तो आगे हैना अरेंट भी होंगी, वो भी इसी के बारे में बात करेंगी कि रॉसी को लेकर के जनरल विल हमेशा सही नहीं होती है, ठीक है। और इसीलिए हैना अरेंट बोलती है कि लोगों को वैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। एट द सेम टाइम सेम जो इनकंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलेगी हैना अरेंट में भी देखने को मिलेगी। तो रॉसू से काफी इंस्पायर्ड है जो ये बोलती है, ठीक है। मैन इज फोर्स्ड टू बी फ्री, इज दिस अ स्टेटमेंट फॉर टोटलिटेरियंस, राइट? हाँ, ये आप कर सकते हो, ये स्टेटमेंट इसी में, ये इनके मुताबिक सही है। क्लियर? So this is about Rosu. Any doubt? सेक्युलर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको वॉलेट कर देगा। हाँ, ट्रू। हाँ, ये पूरा हो चुका है हमारा रॉसू का। रॉसू का बस इतना ही कॉन्सेप्ट करना था। रॉसू क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, रूसो भी बोलते हैं इनको, रूसो और रॉसू व्हाटएवर इट इज, प्रोनाउंसिएशन देख लेना अपनी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट रूसो, आई थिंक इट इज रूसो। Real will is liberty and equality, but at the same time, he forced man to go against real will, that is to part of state because of society is not good. Is this just correct? हाँ, सोसाइटी में चेंजेस लाने की जरूरत है। हाँ, कल होगी क्लास हमारी, कल क्लास है हमारी। कल टाइम ये नहीं रहेगा, कल 1:30 बजे क्लास होगी हमारी, ठीक है। 1:30 जो रेगुलर रहती है, आज ही थी क्योंकि मुझे पूरा रीस्केड्यूल करना था, अदरवाइज अब सही हो गया होगा। 1:30 पे होगी।
दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आंसर राइटिंग शुरू होगी हमारी अभी फिलहाल, कल उन लोगों की आंसर राइटिंग शुरू करूंगी, तो आंसर राइटिंग मैं 12 के बाद से शुरू करूंगी आपकी, ठीक है, आफ्टर 12। अभी स्टार्ट नहीं हुई है बैच नंबर 7 की, आई विल स्टार्ट दैट। थैंक यू वेरी मच।